नाम किया है आप सबको। वालेकुम सलाम। जो हमारा पाकिस्तान अलायंस का वेबिनार सीरीज है उसमें हम डॉक्टर शगुफ्ता को वेलकम करते हैं। और डॉक्टर शगुफ्ता एक एमबीबीएस डॉक्टर है और उन्होंने बहुत काइंडली आज हमारा रिक्वेस्ट कबूल किया और हमारे लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक पे वेबिनार कंडक्ट करने जा रही है। डॉक्टर शगुफ्ता रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन में पहली कंसल्टेंट है, सर्टिफाइड कंसल्टेंट है और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये मुख्तलिफ जो ऑटिज़म के सेंटर्स है उनमें काम करती है और शी इज़ पीडियाट्रिक एसोसिएशन बट करंटली वर्किंग एज अ पेरेंटल काउंसलर, नेचुरल प्ले थेरेपी कोच है और फिर ऑटिज्म एडवोकेट है, जो कि बहुत कम लोग होते हैं पाकिस्तान में। सर्विंग एज अ डायरेक्टर ऑफ एम्ब्रेस ऑटिज्म पाकिस्तान। अगेन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इदारा है where she is dedicated to empower individuals with autism spectrum disorder and fostering stronger family connections. तो आज का जो वेबिनार है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू डॉक्टर शगुफ्ता, क्योंकि ऑटिज्म आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता जा रहा है और बहुत सारे पेरेंट्स अपने ऑटिस्टिक बच्चों को लेके परेशान होते रहते हैं। उनको या तो टाइमली पता नहीं चलता है कि उनके बच्चों के साथ क्या मसले हैं और जाहिर है ये एक डिसऑर्डर है जिसका हम में से जो आम लोग हैं हमें नहीं पता कि इसके सिम्टम्स क्या है और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन से प्रोफेशनल लोग हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं और किस किस्म की मदद ऐसे बच्चों को चाहिए। तो आज के वेबिनार में मुझे उम्मीद है कि हमारी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शगुफ्ता साहिबा, इनमें से बहुत सारे एरियाज को टच करेंगी। अलबत्ता वेबिनार के लिए हमने 1.5 आवर रखा था, लेकिन हम ऑलरेडी 12 मिनट तो ऑलरेडी हो गए, क्योंकि हम हमें थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स का वेट करना पड़ता है। तो इस वेबिनार में डॉक्टर शगुफ्ता एक तो जाहिर है आपका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आप शेयर करेंगी, बट एट द सेम टाइम वी वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव सम टाइम टू द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि इनके क्वेश्चंस होते हैं और इसको हम इस तरह से इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप अपना शुरू करें और फिर इसमें जो स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिलिबरेटली शेयर नहीं किए वो आप खुद शेयर करें। अलबत्ता जस्ट मैंने उसकी समरी बताई है। तो ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू खदीजा एंड अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को वालेकुम जिन्होंने सलाम। आज हमें ज्वाइन किया है इस वेबिनार के लिए। ऑटिज्म जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और जो है मेरा इस पे जो काम है उसमें मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी भी है और एक ऐसी ख्वाहिश जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पेरेंट्स की होती है, बाकी लोगों के लिए भी, कि ऐसा एक माशरा कायम किया जाए जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं दे आर इंक्लूडेड, उनको एक्सक्लूड ना किया जाए। तो मेरा जो काम है उसके पीछे मेरी मोटिवेशन जो है वो ये है, और ये मोटिवेशन मेरे अपने बेटे की वजह से है, क्योंकि मेरे जितने तारुफ हैं कि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं ऑटिज्म कंसल्टेंट हूँ या रिलेशनशिप कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा तारुफ जो है ऑटिज्म के हवाले से ये कि मेरा अपना बेटा जो माशाल्लाह 17 ईयर्स का होने वाला है, ही इज़ ऑटिस्टिक। और एक पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट से ऑटिज्म स्पेशलिस्ट की जो जर्नी है वो उसी की वजह से शुरू हुई। और आज जो मैं कर रही हूँ उसके पीछे जो सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है वो मेरा अपना बेटा है। ये और बात है कि अपने बेटे को हेल्प करके और उसको जब मैंने उसके अंदर सारे चेंजेस देखे, आ, उसके बाद मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जिस तरह मैंने अपने बेटे के साथ काम किया, मैं और भी बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ जो एक टाइम पे मेरी तरह बिल्कुल लॉस्ट थे, जिनको नहीं पता था कि क्या आगे कदम बढ़ाना है, कैसे आगे कदम कैसे आगे अपनी जर्नी में बढ़ना है, अपने बच्चे के साथ कैसे काम करना है। तो ये सारा सिलसिला जो है ये इतने कोई पिछले 15 सालों पे मुहित है, और मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले जो है वो डिफरेंट फैमिलीज एक्सक्यूज के मैम, साथ काम करना शुरू सॉरी किया। फॉर जी कटिंग यू जी। ऑफ। सॉरी। आप जी। थोड़ी सी अपनी ऊंची आवाज कर लें प्लीज। अब आपको आवाज ठीक आ रही है? इज इट बेटर?
आ रही है लेकिन थोड़ी धीमी आ रही है, आप अगर काइंडली ऊंचा एक बोले थोड़ा। सेकंड। जी जी। अब मुझे बताइए, अब आपको बेहतर आ रही है मेरी हाँ वो? जी, बहुत बेहतर है, बहुत मैं बेहतर है। ईयरफोन्स उतार देती, प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं आ रही। जी। तो खैर, आज से 6 साल पहले मैंने डिफरेंट फैमिलीज के साथ जब काम करना शुरू किया तो मुझे नजर आया कि पेरेंट्स के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। उनको अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल समझ नहीं होती, ना अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बाज दफा अपने बच्चे को हेल्प नहीं कर सकते, करना चाहते हैं उसके बावजूद नहीं कर सकते। तो मैंने जब ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की तो इसका मकसद यही था कि फैमिलीज, केयर गिवर्स, थेरेपिस्ट्स, पेरेंट्स, इन सब को जो है इनके साथ काम करना है और बच्चों को इन आइसोलेशन नहीं बल्कि एज ए फैमिली यूनिट लेके चलना है, ताकि माँ बाप को समझ आ सके कि अपने बच्चे को, उसको समझना कैसे, उसके साथ काम कैसे करना है, उसके साथ ताल्लुक कैसे बनाना है। और जब तक आपका बच्चे के साथ ताल्लुक नहीं बनता तब तक आप अपने बच्चे में ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं देखते। सो इस चीज को एक मेन सोर्स ऑफ डायरेक्शन रखते हुए मैंने लास्ट ईयर एम्ब्रेस ऑटिज्म पाकिस्तान जो है अपना इदारा वो बनाया था। और इसको बने हुए फॉर्मली 1 साल हो चुका है। और हमारे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम कम्युनिटी लेवल पे करते हैं, ताकि लोगों को जो है वो इस चीज़ की समझ आ सके कि अपने बच्चों के साथ काम कैसे करना है। आज की जो प्रेजेंटेशन है, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि वो प्रेजेंटेशन आप हम्म। से आप देख सकें। जी मुझे बताइएगा कि आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक। सो जी, सो आज की प्रेजेंटेशन का हम आगाज करते हैं। आप सबके लिए भी ऑटिज्म जो है वो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, और कुछ को ज्यादा पता होगा, कुछ को कम पता होगा। किसके फैमिली में कोई ऑटिस्टिक बच्चा होगा जो इस बारे में और जानना चाहते हैं। कोई ऐसे स्कूल्स में या ऐसे इदारों में काम करते होंगे जहाँ पे आपका ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आपका जो है वास्ता पड़ता होगा। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, इसका मकसद यही है कि आपको ऑटिज्म के बारे में बेसिक चीजें जो हैं, ऑटिज्म क्या है, क्यों होता है, आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको अगर जब आप किसी बच्चे में कोई चीज डिफरेंट देखें तो कैसे आप उस बच्चे को आगे रास्ता दिखा सकते हैं, कि उसके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, असेसमेंट किस उम्र पे करवानी चाहिए, कितना फ्रीक्वेंट करानी चाहिए, ऑटिज्म जो है उसकी कितनी बच्चों में जो है वो डिफरेंसेस जो है उनको कैसे आपने लेके चलना है। आपके पास ऑटिस्टिक ब्रेन जो है वो कैसे डिफरेंट है आम ब्रेन की निस्बत, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं वो आप कैसे जो है उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और किस तरह से बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार आप खुद को एम्पावर्ड फील कर सकते हैं, दैट यू नो समथिंग अबाउट ऑटिज्म, कि कभी आप ऑटिस्टिक कोई बच्चा देखें तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे। तो विद दैट हम इसको स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर खदीजा मेरा तारुफ करा चुकी हैं, और कुछ जो बीच में एडिशन करना था वो मैं खुद कर चुकी हूँ। ऑटिज्म से स्टार्ट करते हैं कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म जो है ये एक ग्रीक लफ्ज है। इसका रूट मीनिंग वर्ड जो है वो ऑटोज, ऑटो से मुराद है कि सेल्फ। ऐसे बच्चे जो अपने अंदर खुद ही महव होते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब्ड होते हैं। उर्दू में अगर हम इसको देखें तो इसको महवे खुद भी कहते हैं, कि बच्चे जो है वो अपने अंदर ही या अपनी ही दुनिया में रहते हैं, बाहर की दुनिया से उनका ताल्लुक बहुत या तो कम होता है या नहीं होता। तो ऑटिज्म का वर्ड जो है ये वहां से ओरिजिनेट करता है। इसको डिफरेंट तरीकों से लोग डिफाइन करते हैं। मोस्ट कॉमन जो इसकी डेफिनेशन है, जहां से जिस पर्सपेक्टिव से आती है, वो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूरोलॉजी यानी कि आपका दिमाग, और डेवलपमेंट यानी कि आपकी नशोनुमा, ये दोनों चीजें ऑटिज्म में अफेक्ट होती हैं। आगे हम तफसील से इससे देखेंगे कि किस तरह से अफेक्ट होती हैं। लेकिन जिस तरह के आम बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ होती है, या जैसे हम आप हम सब लोग जो जिनको हम न्यूरोटिपिकल कहते हैं, हमारा ब्रेन जिस तरह से चीजों को देखता है, परसीव करता है, चीजों को देख के एक्शन लेता है, इन बच्चों का ब्रेन उस तरीके से वायर्ड नहीं होता। इसकी आप ये कह लें कि जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है इसकी फर्क होती है आम लोगों की निस्बत। तो इस वजह से इनकी डेवलपमेंट जो है वो भी अफेक्ट होती है। तो इसलिए इसको आम
जुबान में, या जो सबसे ज्यादा कॉमन डेफिनेशन या पर्सपेक्टिव वो ये है कि ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हमारे यहाँ चूंकि ऑटिस्टिक बच्चे को उसके एक इंसान होने से ज्यादा उसके बिहेवियर की जो है ना उसमें ज्यादा देखा जाता है कि बच्चे का बिहेवियर क्या है। उस बच्चे का ये नहीं देखा जाता कि बच्चे का बिहेवियर जो है वो क्यों है, बल्कि ये देखा जाता है कि बच्चा जो है वो सही तरह से बैठ नहीं रहा, बच्चा जो है वो अपने हाथ बहुत हिला रहा है, बच्चा एक जगह पे बैठने के बजाय कभी इधर कभी उधर टिक के नहीं बैठ रहा, दूसरे की बात नहीं सुन रहा, इसको जब हम बुलाते हैं तो आगे से जवाब नहीं देता, या इसको बुलाएं तो ये बदतमीजी करता है, आगे से चीख पड़ता है। तो बहुत सारे जो है इसको इस तरह, जो स्पेशलिस्ट हैं इसको इस तरह से देखते हैं कि बच्चे के ये बिहेवियर्स जो हैं वो ठीक नहीं है, और इन अनडिजायरेबल बिहेवियर्स जो हैं उनको फिक्स करके हमने डिजायरेबल या अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में चेंज करना है। तो वो उसको एक बिहेवियरल डिसऑर्डर की तरह देखते हैं। कुछ लोग, जैसे कि अब मैं हूँ, आई एम अ रिलेशनशिप बैड पर्सन, क्योंकि मेरे लिए रिलेशनशिप ताल्लुक बहुत जरूरी है, तो हम इसको सोशल रिलेशनल डिसऑर्डर के हिसाब से भी देखते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात है वो उस्तवार नहीं कर सकते, जैसे कि आम तौर पे मैं, आप या हम बाकी लोग एक दूसरे से सोशली रिलेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से जो है वो अपनी बात करते हैं या अपने एक्शंस को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो सोशली ये बच्चे जो हैं वो सिचुएशंस में रिलेट नहीं कर सकते, तो इट इज ऑल्सो अ सोशल रिलेशनल डिसऑर्डर। आखिरी जो है वो इससे भी कम सुना गया है, दैट इज अ मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर, कि ऑटिज्म जो है इट इज ऑल्सो मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर। मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर इस तरह से है कि जैसे अगर फर्ज करें कि मुझे आपने कोई बात कही और मैंने आगे से किसी भी सूरत में उसका जवाब दिया, चाहे बोल के जवाब दिया, चाहे किसी एक्शन से जवाब दिया, या मैंने कोई उसके जवाब में कोई काम किया, ये सारे एक्शंस हैं। तो मोटर प्लानिंग इन बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में मोटर प्लानिंग अफेक्टेड होती है। यानी कि अगर उनको कोई काम करना होता है तो वो काम उनका ब्रेन जो है वो प्लान नहीं कर सकता, तो इसलिए हम इसको मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर जो है वो भी कहते हैं। आप एक बच्चे से, ऑटिस्टिक बच्चे से कहते हैं कि इधर आओ, वो आपकी तरफ आने के बजाय शायद किसी और तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी मूवमेंट प्लान नहीं कर सकता कि मैंने चल के इस बंदे की तरफ जाना है जिसने मुझे बुलाया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, और ये प्योरली वेस्टर्न उसमें अमेरिका में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे जो कि ऑटिस्टिक हैं और बात नहीं कर सकते, लेकिन वो टाइप करके कम्युनिकेट करते हैं या किसी भी असिस्टिव डिवाइस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। उन्होंने इस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाई है कि हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन आपस में कनेक्टेड नहीं है, कि हमारा दिमाग अगर एक चीज सोचता भी है कि हम उस चीज को एग्जीक्यूट करें तो हम वो नहीं कर सकते। तो मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर, जैसे जैसे इन बच्चों का नंबर ज्यादा हो रहा है जो कि मुख्तलिफ तरीकों से कम्युनिकेट करके अपनी बात हम तक पहुंचाना शुरू हुए हैं, इसके बाद से इसकी आगे और भी ज्यादा होती जा रही है, अवेयरनेस और बढ़ती जा रही है कि इन बच्चों में मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर या ब्रेन बॉडी डिस्कनेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तकरीबन 65% ऑफ बच्चे जो हैं उनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके हिसाब से आप ऑटिज्म को डिफाइन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। अच्छा, वैसे तो हमने आखिर में टाइम रखा हुआ है सवालों के लिए, लेकिन अगर आपको कोई चीज जो है वो समझ ना आ रही हो या आपको बहुत मुश्किल लग रही हो तो आप प्लीज मुझे रोक सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव को जहन में रखते हुए कि ऑटिज्म जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों की एबिलिटी टू इंटरैक्ट, कम्युनिकेट एंड बिहेव, यानी कि जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनका एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का तरीका है, जो उनके बिहेवियर्स हैं, इन सारी चीजों को ऑटिज्म अफेक्ट करता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि ये 2 साल तक के बच्चों में अपीयर होना शुरू होता है, लेकिन आजकल इसका इंसिडेंस इतना ज्यादा हो गया है और इसकी अवेयरनेस भी इतनी बढ़ गई है कि आप 1.5 साल तक के बच्चे को भी डायग्नोज कर सकते हैं एज ऑटिस्टिक, कम उम्री में यहाँ तक जा सकते हैं। और इसके अलावा आप बच्चे को टीन एज में, एडोलेसेंट एज में, यंग एडल्टहुड में और इवन लेट एडल्टहुड में भी बच्चे को ऑटिज्म ऑटिज्म डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली
पिछले महीने मैंने एक 32 ईयर ओल्ड जो है लड़की तो नहीं, खातून ही कहूंगी मैं उसको, कि शी वॉज डायग्नोज्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। क्योंकि उससे पहले वो बहुत सारी ऐसी मुश्किलात का उनको सामना था जिसकी उनको वजह समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज ना तो कोई स्पीच का इशू था, ना पढ़ाई का इशू था, ना कोई और था, लेकिन शी वॉज गोइंग थ्रू सिवियर एंजाइटी और बहुत सारे उसके चैलेंजेस थे जिस जो उसको समझ नहीं आ रहे थे। और जब हमने उसकी असेसमेंट की तो शी वॉज डायग्नोज टू बी ऑन द स्पेक्ट्रम। तो ये लेट अडल्टहुड में भी डायग्नोज हो सकता है। ठीक। अब ऑटिज्म पहले जो है वो एक इंडिविजुअल डायग्नोसिस हुआ करता था, जैसे इसको हम ऑटिज्म ही कहते थे। इसके अलावा कुछ और चीजें थी, जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम है। ये उन लोगों के बारे में कहा जाता था जिनमें ऑटिज्म के थोड़े साइंस होते थे, लेकिन वो वैसे बहुत जहीन इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और उनका कोई स्पीच का मसला नहीं होता था, तो वो उनको एस्पर्जर्स कहा जाता था। तो ऑटिज्म अलहदा था, एस्पर्जर सिंड्रोम अलहदा था। इसके अलावा और दो तीन सिंड्रोम्स ऐसे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ स्लाइड पे, PDD-NOS, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, और चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। इन सब के जो सिम्टम्स थे, या जो इनके इनकी अलामात थी, वो बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती थी, कुछ में कम कुछ में ज्यादा। तो अब रीसेंट क्लासिफिकेशन में इन्होंने इन सारी चीजों का इंडिविजुअल डायग्नोसिस जो है वो खत्म कर दिया है, और इनको एक अम्ब्रेला के तहत जो है वो सबको क्लासिफाई कर दिया है। जो एक अम्ब्रेला है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम इसीलिए कहा गया है कि इसमें कुछ बच्चे हैं जिनके नीड्स थोड़ी हैं, जिनकी अलामात कम हैं, जिनकी सपोर्ट रिक्वायर्ड कम है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए। तो कम ज्यादा इस सारे की डिफ्रेंसिएशन को खत्म करके इसको एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की अम्ब्रेला में इन सारी चीजों को शामिल कर दिया गया। मेल टू फीमेल रेशो 4:1 है, यानी कि लड़कों में ये 4 गुना ज्यादा इसका इंसिडेंस है लड़कियों के निस्बत। ये चीज भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको चैलेंज हो रही है, क्योंकि लड़कियों में इंसिडेंस बेशक कम है लेकिन इतना भी फर्क नहीं है। ये जो यहाँ पे इंसिडेंस आ रहा है उसकी मेजर वजह ये है कि लड़कियां अपने आप को मास्क बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो वो मास्किंग की वजह से, क्योंकि वो सोसाइटी में एडजस्ट ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाती है, इसलिए उनका डायग्नोसिस या तो कम होता है या बहुत लेट होता है। तो 4:1 की रेशो जो है वो इस वजह से है। लेकिन फिर भी लड़कों में इंसिडेंस जो है वो लड़कियों के निस्बत ज्यादा होता है। और जनरल पॉपुलेशन में जो इसका इंसिडेंस है, दैट इज 1 in 36, के हर 36 में से एक बच्चा आजकल ऑटिस्टिक है। कुछ मैगजीन्स में, कुछ ये हमारे पास जो ऑटिज्म के पेपर्स हैं उनमें 1 in 32 की रेशो भी आना शुरू हो गई है। मुझे याद है जब आज से 15 साल पहले मेरे बेटे का डायग्नोसिस हुआ था, तो तब जो इंसिडेंस था दैट वाज 1 in 1000। तो 1 in 1000 से 1 in 32 का जो सफर है पिछले 15 साल में जो है ये तय हो चुका है, और इसका इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में हमारे पास कोई फिगर्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी इंसिडेंस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो हम अपनी डेली प्रैक्टिस में देखते हैं, स्कूल्स में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो पेरेंट्स आ रहे हैं कंप्लेंट्स के साथ कि बच्चे में ये चीजें डिफरेंट हैं, और वो बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म के साथ डायग्नोज हो रहे हैं। और ये जो डायग्नोसिस है साइकोलॉजी के जो जो दुनिया है आप कह लें, उसमें हमारे पास DSM-5, विच इज डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैन्यू 5th एडिशन, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने ये एक टूल बनाया है जिसकी मदद से हम ऑटिज्म को डायग्नोज करते हैं। अब इस स्टेटिस्टिकल मैनुअल, जिसको हम DSM-5 कहते हैं, DSM-5 के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। ये जो क्राइटेरियाज आगे मैंने इस और अगली स्लाइड के ऊपर मेंशन किए हैं, इन क्राइटेरियाज की बेस पे हम डायग्नोसिस करते हैं कि बच्चा जो है ऑटिस्टिक है या नहीं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि ये क्राइटेरियाज क्या हैं। कि सबसे पहला जो मेजर है वो है कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया, जिसमें persistent deficits in सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन में एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करना। देखिए, स्पीच और कॉन्वर्सेशन दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एन मुमकिन है कि बच्चे की स्पीच हो और बच्चा जो है वो आपको शेप्स के नाम, कलर्स के नाम, नंबर्स के नाम, ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, चीजों के, मुल्कों के नाम, वो सब हो। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या वो आपके साथ बात कर सकता है बच्चा।
आपने एक बच्चे से एक बात आपने की, क्या उसके जवाब में वो कोई बात, या फिर उसके जवाब में आपने कोई बात, वो लेंथनिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन, जो बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन है, क्या बच्चा वो कॉन्वर्सेशन कर सकता है? दैट इज वन थिंग। उसके अलावा दूसरी चीज है डेफिसिट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जैसे पॉइंटिंग है, जैसे जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है। क्या इस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज या इसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनदर पर्सन? क्या ऐसा है? ये चीज। तीसरी चीज है डेफिसिट इन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि स्पीच। कुछ बच्चों में स्पीच भी नहीं होती। एक तो है ना कि स्पीच होना और कम्युनिकेशन ना होना, कुछ बच्चों में स्पीच ही नहीं होती। और अमूमन जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनका सबसे बड़ा जो एक साइन जिसके साथ, जिसकी वजह से पेरेंट्स कंसर्न होके आते हैं, वो स्पीच डिले है। कि बच्चा जो है वो स्पीच डेवलप नहीं कर रहा, 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, बच्चा बोल नहीं रहा, या एक लफ्ज बोल रहा है, ज्यादा नहीं बोल रहा। तो जो कम्युनिकेशन का जो एक वो पार्ट है, सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्ट होता है। और ये कम्युनिकेशन की चीजें हैं जो कि आपको जहन में रखनी है जब भी आप किसी बच्चे को ऑटिज्म के लिए देख रहे हो। तो डिफिकल्टी इन हैविंग अ बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन और कंटिन्यूइंग अ कॉन्वर्सेशन, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिफिकल्टी इन पिकिंग अप सोशल क्यूज। सोशल क्यूज जैसे अब हम सब बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि कहीं पे अगर आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि दो लोग आपस में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि अब यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, तो आप उठ के वहां से चले जाते हैं। या ये कि अगर आपकी मर्जी की कोई या आपकी पसंद की कोई बात है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। आप वहां बैठे में कोई दूसरा बंदा आपको इशारा करता है कि भाई तुम इधर आके मेरी बात सुनो, तो ये सोशल क्यूज आप पिक करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे इन सोशल क्यूज को पिक नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। दे कैन नॉट पिक अप दीज सोशल क्यूज और इमोशंस के। मैं अगर फर्ज करें कि अब मैं रो रही हूँ और बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली बच्चा हो सकता है कि उस इमोशन को जो है उस तरह से रिस्पॉन्ड ना कर सके। वो फील कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि बच्चा उसको रिस्पॉन्ड ना कर सके कि अब ये वक्त मेरे पास एक बैठा हुआ बंदा रो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। दे डू नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। और आमतौर पे पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनका यही होता है कि ये बच्चा जो है ही डज नॉट पे अटेंशन कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। अब मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, दूसरा बच्चा मेरा भागा भागा आएगा, लेकिन ये बच्चा नहीं आता, नहीं देखता। इट फील्स लाइक कि ये बच्चा अलूफ है, बिल्कुल उसको कोई परवाह ही नहीं है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। परवाह होती है लेकिन बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा होता। सो दैट इज वन ऑफ द साइंस दैट यू हैव टू सी। फिर डिफिकल्टी इन हैविंग शेयर्ड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। बच्चे जो हैं वो रिलेशनशिप्स को जो है उनको मेंटेन नहीं कर सकते। इसकी वजह से इनके फ्रेंड्स नहीं बनते। बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि वो अपने आप में इतने मगन होते हैं। देखिए, किसी से दोस्ती करने के लिए उस दूसरे बंदे में इंटरेस्ट लेना, उसको जो चीजें पसंद हैं उन चीजों में अपनी पसंदीदगी का इजहार करना, या उसके साथ मिलकर उन चीजों के बारे में बात करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ऑटिस्टिक बच्चे क्योंकि इस तरह से इंटरेस्ट शेयर करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में इतने मगन होते हैं, इस वजह से वो रिलेशनशिप्स जो है उनको कंटिन्यू करना या फ्रेंड्स बनाना उनके लिए मुश्किल होता है। तीसरी चीज जो है वो है प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड या रिपेटिटिव बिहेवियर्स। अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो गोल गोल घूमते हैं। इसको हम स्पिनिंग कहते हैं। या वो खुद गोल गोल घूमते रहते हैं, या वो चीज देख के उनके पहिए, कोई गाड़ियां या ऐसी चीजें जो कि गोल घूम सकती हैं, या पंखे हैं जैसे जो गोल घूमते हैं, उन चीजों को देखते रहते हैं मुसलसल। उनको देख के खुद भी गोल गोल घूमते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, रॉक यानी कि आगे पीछे यूं अपनी बॉडी जो है उसको हिलाते रहते हैं, टिक के नहीं बैठते, चलने के बजाय भागते हैं, और जब भागते हैं तो भागते ही चले जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। ऊंची जगहों पे चढ़ना उनको पसंद होता है। हैंड फ्लैपिंग यानी कि ऐसे अपने हाथ जो है वो हिलाना मुसलसल, या तो यूं ऐसे हिलाते रहेंगे साइड पे, या अपने अपने आंखों की साइड पे हिलाते रहेंगे, या चलते हुए साइड पे यूं हिलाते रहेंगे। हैंड फ्लैपिंग किसी भी फॉर्म। प्लेइंग विथ फिंगर्स यानी कि अपनी उंगलियों को अपनी आंखों के आगे ला के इस तरह देखना, मुख्तलिफ तरीकों से किसी एक चीज के ऊपर अपना फोकस इतना ज्यादा ले जाना कि बाकी किसी चीज की तरफ ध्यान ना रहना। चीजों को लाइन अप करना, हर चीज को ऑर्डर में रखना, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो खिलौने हैं, चाहे वो किताबें हैं, कुछ भी है, उनको लाइन अप करना। इंसिस्टेंट ऑन सेमनेस,
यानी कि जिस तरह से चीजें वो रखी होती हैं उन्होंने, वो उनका होता है कि उसी तरीके से वो चीजें पड़ी रहें। जो रूटीन वो फॉलो करते हैं वो उसी रूटीन में रहना चाहते हैं। अगर आप उनकी रूटीन को जरा सा भी इधर उधर चेंज करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। दे माइट थ्रो अ टेंट्रम और अ फिट, और मे बी दे माइट गो इनटू अ मेल्टडाउन। तो चेंजेस करना उनकी चीजों में उनके लिए इंतहाई मुश्किल होता है। हाइपो या हाइपर सेंसिटिविटी टू सेंसरी इनपुट, ये आगे जब मैं आपको ब्रेन एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको उसमें भी बताऊंगी। लेकिन इन बच्चों में या तो चीजें हमारी एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द चीजें होती हैं। देखिए हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं। सेंस ऑफ टेस्ट है, टच है, स्मेल है, साइट है, हेयरिंग है। हम चीजों को बहुत देखते हैं, चीजों से इनपुट लेते हैं। आवाज कहाँ से आ रही है, कौन सी आवाज मैंने सुननी है, ये खाना कैसा है, इन सारी चीजों को हमारा ब्रेन बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेस करता है। लेकिन इन बच्चों में कुछ चीजें जो है वो हाइपो होती हैं, यानी कि इनको महसूस नहीं होती। और कुछ चीजें जो हैं जो इनको बहुत शिद्दत से महसूस होती हैं। जैसे कि ये बच्चे तेज रोशनी से परेशान हो सकते हैं, ऊंची आवाजों से परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा इनको कोई खास किस्म का खाना पसंद हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ सख्त खाना पसंद होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ नरम और ब्लैंड किस्म का खाना पसंद होता है। तो ये इनकी हाइपर या हाइपो सेंसिटिविटी जो है वो सेंसरी इनपुट से, यानी कि आपके एनवायरनमेंट में जितना भी सेंसरी इनपुट आ रहा है, चाहे वो आप देखने में आ रहा है, चाहे वो सुनने में आ रहा है, खाने में आ रहा है, सूंघने में आ रहा है, उन सारी चीजों में ये इनका सेंसरी सिस्टम जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये एक लिस्ट है सारे सिम्टम्स की। इनमें से अगर परसिस्टेंटली दो सोशल कम्युनिकेशन के एरियाज में डेफिसिट आ रहा हो, यानी कि या तो स्पीच डिले हो, या बच्चा जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सक रहा, या नॉन वर्बली भी नहीं बता सकता, या बोल रहा है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो कोई से भी दो कम्युनिकेशन के क्राइटेरियाज प्लस रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स का होना, दिस इज सजेस्टिव ऑफ ऑटिज्म। तो ये आप just take some time to tell yourself and sink this information in कि जितना मैंने आपको ये लिस्ट बताई है सिम्टम्स की पीछे जो अलामात की है, उनमें से कम्युनिकेशन क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कम्युनिकेशन की कोई सी भी दो चीजें अगर मुसलसल किसी बच्चे में डेफिसिट का शिकार हैं तो, और उसके अलावा उनका कोई रिपेटिटिव बिहेवियर है साथ, सेंसरी सेंसिटिविटी है साथ, तो इसका मतलब है कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। और फिर आप फॉर्मल असेसमेंट जो है उसकी करवाएं ताकि आपको डायग्नोसिस जो है उसको मिलने में मदद मिल सके। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, नहीं तो वी कैन गो ऑन। पार्टिसिपेंट क्वेश्चन अपना इसमें भी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी आप कंटिन्यू करें, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, या वानिया बताती हूँ। एक ठीक आया है। हुआ है। अच्छा, वानिया एक के एक लिए एक आया हुआ है। सवाल आया हुआ है। जी जी। गो अहेड Seema वानिया। Surani from Educator Pakistan is asking, is it related to genetics? जी मैं उसकी तरफ आ रही हूँ, आगे कॉजेस की तरफ आ रही हूँ, फिर मैं उसमें ये एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। आ, यहाँ पे जो है वो रेड फ्लैग्स की बात हम जरूर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ऑटिज्म जो है वो बहुत अर्ली ऑन डायग्नोज हो रहा है। अमूमन बाहर जो है जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि तकरीबन 4 साल से पहले आप डायग्नोसिस नहीं देते, लेकिन चूंकि अब इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है फिर भी आप कोशिश ये करते हैं कि 3 साल तक बच्चे को डेवलपमेंटल जो एक वेरिएशन है उसका टाइम हम जरूर दें। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो आम डेवलपमेंट में, अगर एक बच्चा जो है वो बिल्कुल सही ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, तो कुछ बच्चे जो ज्यादा ज़हीन होते हैं वो चीजें जल्दी अचीव कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो थोड़े स्लो होते हैं वो चीजों को थोड़ा सा लेट जो है वो अचीव करते हैं। तो 3 इयर्स तक अभी भी हम बच्चे को एक लीवरेज देते हैं डेवलपमेंटल वेरिएशन की। तो 3 साल से पहले तो हम डायग्नोसिस नहीं देते, लेकिन अगर आपके बच्चे में रेड फ्लैग्स हैं तो उन चीजों को देख के आप कंसर्न अपना जरूर जो है वो अपने पीडियाट्रिशियन के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि आप उस बच्चे के साथ उसके जो डेफिसिट्स आ रहे हैं उनके ऊपर तवज्जो देना शुरू करें, काम करना शुरू करें, ताकि आप बच्चे को इस चीज से जल्द इसको मैनेज करें। और इससे जो है आगे बेहतरी जो है उसकी उम्मीद और चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके। ये जो रेड फ्लैग्स हैं, जैसे बच्चा अगर अकेले खेलना चाह रहा है,
या अकेले रहना चाह रहा है, बाकी बच्चे एक ग्रुप में खेल रहे हैं लेकिन जो एक पर्टिकुलर बच्चा है वो अलग से अपनी टॉयज लेके बैठा हुआ है और वहां खेल रहे हैं, और ये एक दो दफा नहीं, ऐसा हमेशा होता है, तो दैट इज अ रेड फ्लैग, यू नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट इट। डिफिकल्टी इन कंसोलिंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट, यानी कि अगर बच्चा जो है वो अपनी रूटीन की चीजों से या अपनी रूटीन से हट के किसी नई रूटीन में जाता है, किसी नई जगह पे जाता है, जैसे कि बच्चा जो है वो उसको घर में बहुत एक काम और पीसफुल एनवायरनमेंट की आदत है, और आप उसको किसी ऐसे प्ले एरिया में ले जाते हैं जहाँ पे बहुत शोर है, जहाँ बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा रश है लोगों का, तो वहां जाके बच्चा जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाए, यानी कि बिल्कुल परेशान हो जाए, रोना शुरू हो जाए। आमतौर पे बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं जब उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ जल्दी कंसोल हो जाते हैं, चीजों में बिजी हो जाते हैं, लग जाते हैं, लेकिन इन बच्चों को कंसोल करना बहुत मुश्किल होता है, इवेंचुअली पेरेंट्स को वहां से निकल के आना पड़ता है। तो अगर ऐसा जो है वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो देन यू शुड बी कंसर्न। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेम, कि आप बच्चे को बुला रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं और बच्चा जो है वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, दिस इज अ रेड फ्लैग। डिक्रीज्ड आई कॉन्टैक्ट, डिक्रीज्ड आई कॉन्टैक्ट जो है इट्स अ ट्रिकी थिंग। अगर बच्चा बाकी सारी चीजों के साथ आई कांटेक्ट नहीं दे रहा तो देन यू शुड बी वरीड, लेकिन अगर बच्चा बाकी चीजें सब ठीक कर रहा है लेकिन आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, तो ये कोई इतना सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग नहीं है, क्योंकि इवन DSM-5 भी इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि बहुत सारे लोग जो न्यूरोटिपिकल भी हैं वो दूसरों को देख के बात नहीं करते, यूजली दे टर्न अवे एंड दे टॉक, या वो कहीं इधर उधर देखते हैं और बात करते हैं। तो डिक्रीज्ड आई कांटेक्ट जो है ये उसी सूरत में सिग्निफिकेंट है अगर आपके पास दो तीन और रेड फ्लैग्स भी हैं तो, अदरवाइज नहीं। स्पीच डिले, के बच्चा जो है उसकी 2 साल का बच्चा है और उसका सिर्फ वन वर्ड की स्पीच है, तो दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। बच्चे को कोई फियर ऑफ डेंजर नहीं है, यानी कि कोई सोशल एंजाइटी नहीं है इस उम्र में, या कोई स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं है जो उसको फर्ज करें कि उसकी मर्जी की कोई चीज दे रहा है उसके साथ वो चल पड़ा है। बच्चा जो है वो कहीं बाहर निकला है, सड़क पे निकला है, तो बजाय इसके कि वो रुक के अपने माँ बाप के साथ चले, वो बच्चा बिल्कुल दौड़ गया है, उसको कोई फियर नहीं है, वो ऊंची से ऊंची जगह पे चढ़ रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, इस तरह का कोई फियर नहीं है, तो दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स। जब आप ये रेड फ्लैग्स देखें तो आपको कंसर्न होना चाहिए। अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं तो यू नीड टू गो सी योर पीडियाट्रिशियन, यू नीड टू गो सी अ साइकोलॉजिस्ट, सो दैट यू कैन गेट द हेल्प दैट यू नीड। इन पे काम करना शुरू करें, डायग्नोसिस है या नहीं है उसका वेट मत करें। अब जो अभी जो सवाल भी आया था जेनेटिक, तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है जिसमें कॉजेज हैं ऑटिज्म की, उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इसकी कोई एक नोन स्पेसिफिक कॉज नहीं है। इट इज बेसिकली, आप कह लें कि जिस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस होती है ना, कि बहुत सारी चीजें मिला के हम एक बच्चे के ऊपर काम करते हैं, इसी तरह बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो मिल के इकट्ठी होके वो ऑटिज्म जो है वो कॉज करती हैं। उसमें जीन्स का रोल है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक जीन आइडेंटिफाई नहीं हुई जिसकी के वजह से ऑटिज्म होता है। जैसे बहुत सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की जीन्स आइडेंटिफाइड हैं, और ये कि आप उस जीन थेरेपी या इस तरह की चीजों से उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटिज्म में जेनेटिक इन्फ्लुएंस बेशक है, लेकिन कोई स्पेसिफिक जीन जो कि ऑटिज्म कॉज करती है वो आइडेंटिफाइड नहीं है। लेकिन इसी जेनेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे कि अगर एक बच्चा ऑटिस्टिक है फैमिली में, तो 8% जो 16% चांस है कि अगला बच्चा जो है वो भी जेनेटिक होगा, तो वो सॉरी वो भी ऑटिस्टिक होगा। तो रोल ऑफ जेनेटिक्स इज डेफिनेटली देयर, बट देर इज नो पिन पॉइंट gene that you can identify and say that it is responsible for causing autism. जेनेटिक्स से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म कॉज करने में, दोज आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट। देखिए पुराने टाइम में हमारी जो डाइट होती थी वो बहुत साफ सुथरी खालिस डाइट हुआ करती थी, और उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं था। वन ऑफ द मेजर कॉजेज जिसकी वजह से ऑटिज्म एक पेंडेमिक की तरह फैलना शुरू हो गया है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। एंड हमारे इसमें पेरेंट्स भी हैं, बड़े एल्डर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं। आई वुड रियली वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट कि जितना प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है, नगेट्स हैं, सॉसेजेस हैं, ये जो केएनएन के प्रोडक्ट्स हैं, अब केएनएन के, एक तो पहले केएनएन होता था सिर्फ, अब तो बहुत सारे आ गए हैं, सूफी, सब्रोजो, और ये मैं ये नहीं कहती, देखिए लाइफस्टाइल अब जितना आपका बिजी है आप सबको आसानी चाहिए, लेकिन आसानी एट द
द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि ये जो प्रोसेस्ड फूड है इसमें जीएसएम इस्तेमाल होता है। जीएसएम जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है। बहुत सारे फूड्स ऊपर लिखना शुरू हो गए हैं नो जीएसएम, लेकिन ये गलत है, जीएसएम एडेड होता है। जीएसएम जो है वो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बहुत स्टिमुलेट करता है। जीएसएम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो है उनको एक्सेलरेट करता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी का एक जो सिस्टम है उसको जैसे बिल्कुल उसको चेंज कर देता है। जो केमिकल सिस्टम है आपकी बॉडी का, उसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन के, आपके गट के इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से गट और ब्रेन का ताल्लुक क्योंकि बहुत गहरा है, और ऑटिज्म में भी गट जो है उसकी इन्फ्लेमेशन, उसकी इन्फेक्शन, उसका जो जो एबनॉर्मेलिटीज हैं उसका इंसिडेंस बहुत हाई है। और बहुत सारे बच्चे जिनके जब गट इश्यूज सॉल्व होते हैं तो उनका ऑटिज्म जो है वो बहुत हद तक बेहतर, बेहतर से मुराद है कि वो बच्चे बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ और बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट नीड्स कम हो जाती हैं जब उनके गट इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, particularly diet, the kind of food we eat, has a huge impact on development of autism. So this is one of the most important things that we need to be very very careful about these days, कि अपना जो प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल है उसको किस तरह कम से कम किया जा सकता है। सारी चीजें खाएं आप, लेकिन घर पे बना के। आप कबाब खाएं, आप सॉसेजेस खाएं, आप जो भी करें, लेकिन आप उनको घर पे बनाएं। समोसे वगैरह आपको बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है, आप वो घर पे बनाएं या किसी ऐसे बंदे से बनवाएं जो कि घर पे उनको बनाता है, ताकि जो जो ये चीजें जो जो इन डब्बों में पैक्ड होती हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीजें आपके बच्चों की हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज, जो क्योंकि जो जिस तरह से वो चीजें उगाई जाती हैं, जिस तरह से वो डाइज यूज होती हैं, जिस तरह से वो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, और फिर जिस तरह से ये केमिकल्स ऐड करके उनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ जो है उसको बरकरार रखा जाता है, ऑल दिस इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू डेवलपिंग ऑटिज्म। इसके अलावा ये कि जैसे दूसरे सिंड्रोम्स हैं उनके साथ ऑटिज्म एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम के साथ ऑटिज्म हो सकता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं। मैंने एक इसको लेस कॉम्प्लिकेट करने के लिए सारे सिंड्रोम्स के नाम नहीं लिखे, लेकिन बहुत सारे जो सिंड्रोम्स हैं उनके साथ ऑटिज्म एसोसिएटेड हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे को कोई ट्रॉमा हो जाए, फॉर एग्जांपल बच्चे को कोई गर्दन दो बुखार हो गया है, या बच्चे को कोई चोट लग गई है, बच्चा गिर गया है, कोई हेमरेज हो गया है, इन चीजों के बाद भी ऑटिज्म जो है वो हो सकता है। ठीक है। अब ऑटिज्म का डायग्नोसिस जो है वो कौन कौन कर सकता है? डायग्नोसिस जो है वो तो जो है पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं ये वो दो लोग, दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि सबसे पहले किसी भी किस्म का चेंज जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और पेरेंट्स खास तौर पे मदर्स, उनकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। आई हैव हैड नंबर ऑफ मदर्स जो मेरे पास आती हैं और जो अपनी इस परेशानी का इजहार करती हैं कि हमें हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के निस्बत डिफरेंट लगता है। चाहे वो उनका पहला बच्चा हो, उसमें उनको हो सकता है कुछ देर लग जाती हो, लेकिन अगर उनका पहले कोई बच्चा है या बच्चे हैं, या उनके इर्द गिर्द उनके बहन भाइयों के बच्चे हैं जिनको उन्होंने देखा होता है, तो वो जरूर इस चीज के बारे में सबसे पहले जो है वो महसूस करना शुरू करते हैं कि बच्चे में कुछ डिफरेंस है। इसी वजह से फिर वो अपने पीडियाट्रिशियंस को पूछते हैं या आसपास के लोगों से पूछते हैं या दूसरे लोगों को रीच आउट करना शुरू करते हैं कि ये मेरे बच्चे के अंदर ये डिफरेंट चीज है, ये क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले जो बंदा जिस जो जो इस चीज को महसूस करता है वो पेरेंट्स होते हैं, और उसमें भी मदर सबसे पहले। उसके अलावा टीचर्स, टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कूल सेटिंग में अगर बच्चा जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा, अगर बच्चा जो है वो स्कूल के जो काम है, करिकुलम है, उसके साथ जो है ही और शी कैन नॉट कीप पेस विद दैट, वो उस तरह से पढ़ाई नहीं कर सक रहे जिस तरह के बाकी बच्चे कर रहे हैं, उनको मुश्किल हो रही है, या बच्चों के ज्यादा बच्चों की प्रेजेंस में बच्चों को फोकस करना मुश्किल हो रहा है, या ये कि उनको आप कोई काम कहते हैं और बच्चे बाज दफा जो है जब उनको नहीं समझ आती कोई चीज, अवॉइडेंस में चले जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, आगे से हिट करना शुरू कर देते हैं। ये सारे बिहेवियर चेंजेस जो हैं ये स्कूल्स में टीचर्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फिर टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई इस तरह हो रहा है, आप अपने बच्चे के ऊपर फोकस करें, प्रॉब्लली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो दीज आर द टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, और हमारे आज के वेबिनार में आई एम श्योर टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। तो आप जो हैं आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी बच्चे में
अभी तक जो मैंने रेड फ्लैग्स बताए हैं या जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं या कुछ भी आपको जो एक रूटीन से डिफरेंट चीज लग रही है, तो वो जरूर पेरेंट्स के नोटिस में लेके आए, और अगर पेरेंट्स हैं तो वो डॉक्टर्स के नोटिस में लेके आए, साइकोलॉजिस्ट के नोटिस में लेके आए, ताकि आपको अर्ली जो है वो इस बारे में इंफॉर्मेशन या हेल्प या किसी भी किस्म की असिस्टेंस जो आपको चाहिए होती है वो मिल सके। आमतौर पे लोग जो है वो गूगल का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन आई वुड हाईली रेकमेंड कि गूगल जो है उसके रास्ते पे ना चलें, क्योंकि गूगल आपको बहुत परेशान करता है, और गूगल के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो हर इन्फॉर्मेशन हर पेरेंट के लिए नहीं होती। और पेरेंट जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद डॉक्टर से मिलने से पहले ही एक ऐसी मेंटल स्टेट में जा चुका होता है जहाँ पे वो शदीद एंजाइटी और परेशानी जो है उसका शिकार हो चुका होता है। तो इस चीज का ख्याल रखें। ये एक लिस्ट है डिफरेंट असेसमेंट टूल्स की जो कि आप लिस्ट पे बच्चों। लिस्ट पे जाने से पहले मैम कुछ क्वेश्चंस आए हैं। वानिया, आप काइंडली पढ़ेंगी ये? एक तो इनका है, हुसन बानो, और Okay. फिर उसके अलावा दो और है। Yesterday, a mother brought her daughter to my class for admission. She is 4 to 5 years old. She only hears but doesn't give responses like speech and communication. She keeps running and jumping in class. I am worried about keeping her in class since all my other students are normal. What is your opinion? देखिए, अगर एक बच्चे जो है वो उस इस तरह के सिम्टम्स के पास आपके पास आ रही है, तो आप पेरेंट्स से जरूर पूछें कि क्या आपने इसको असेस करवाया है, क्या आपने किसी को इसको दिखाया है। और अगर उन्होंने नहीं दिखाया तो आप उनको रेकमेंड करें कि दे नीड टू गो सी अ साइकोलॉजिस्ट, कि इसका आप पहले एक असेसमेंट करवा लें कि बच्ची जो ये कर रही है वो क्यों कर रही है। अगर बच्ची का कोई मसला है या बच्ची को कोई हेल्प चाहिए या बच्ची को कोई असिस्टेड ऐसी नीड है जिसको कि आप केटर नहीं कर सकती, तो उसमें फिर ये कि बच्ची के लिए और उसके लिए, मैं बाकी बच्चों की बात नहीं कर रही, जो ये बच्ची है इसके लिए मुश्किल हो जाएगा इन बाकी बच्चों के साथ कोप करना, क्योंकि एक तो वो पहले भी एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन से गुजर रही है। उस सारे डिफरेंसेस की वजह से, उस सारे चैलेंजेस की वजह से जो उसके अपने हैं, उनके साथ आप उसको एक बड़े ग्रुप के अंदर बिठा देंगे जहाँ पे ना वो फोकस कर सकेगी, ना वो उन बच्चों के साथ पढ़ सकेगी। उल्टा ये होगा कि जो बाकी बच्चे होंगे वो उसके डिफरेंट बिहेवियर की वजह से उसको बुली करेंगे। तो ये चीज उस बच्ची के लिए ज्यादा हार्मफुल होगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पेरेंट्स से बात करें और उनको ये मशवरा दें कि दे नीड टू गो एंड सी अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि वो उसको असेस करके अगर उस बच्ची के कोई चैलेंजेस हैं, कोई असेसमेंट है, कोई डायग्नोसिस है, तो वो उनको बता सके और फिर अकॉर्डिंगली जो है उसको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। Seher Afridi का question है impact of food in autism is related to mother in pregnancy or of child. अच्छा, इसमें दोनों है। एक तो प्रेगनेंसी में जो है मदर की अगर डाइट अच्छी नहीं है उसका भी इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर, लेकिन इससे ज्यादा इम्पैक्ट इस चीज का है कि बच्चा जो है वो खुद क्या खा रहा है। क्योंकि जब बच्चा एक दफा माँ के पेट से बाहर आ गया है, बच्चे ने वहां से, उसमें तो जो बच्चे के अंदर जा रही है न्यूट्रिशन वो तो ब्लड के थ्रू जा रही है, ठीक है। तो वो तो एक उसका इनडायरेक्ट एक ताल्लुक होता है। लेकिन जब बच्चा हो जाता है और उसके बाद आप बच्चे को जब 6 माह 7 माह 8 माह की उम्र से वीनिंग शुरू करते हैं और उसको आप चीजें खिलानी शुरू करते हैं, जैसे आपने डब्बे से निकाला सेरेलैक और उसको बना के खिला दिया, आपने कोई जो बेबी फूड्स हैं, आजकल मार्केट में बड़े आराम से मिल जाते हैं, बेबी फूड्स हैं वो निकाल के बच्चे को खिलाने शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे गांव या पेरिफेरीज में ये भी बहुत ज्यादा है कि गाय का दूध बहुत जल्दी शुरू करा देते हैं, 2 साल से पहले बच्चे को गाय का दूध शुरू करा देते हैं। ये वो सारी चीजें जो कि उसकी अंतड़ियों पे, उसकी गट के ऊपर बहुत ज्यादा अनड्यू जो है वो लोड डालती है। इतने बच्चे की जो इंटेस्टाइन है अभी इसके लिए तैयार नहीं होती। तो आप जब इतना लोड उस पर डालना शुरू करते हैं तो उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द न्यूट्रिशन दैट द मदर हैज हैड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और फाइनल क्वेश्चन अभी के लिए है कि सीमा, मिस सीमा का है, हाउ कैन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस अदर देन डाइट? जी, इसमें इसमें जो है आगे हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे कि लाइफस्टाइल के किस तरह से इम्पैक्ट। सबसे ज्यादा जो जरूरी या कह लें कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज न्यूक्लियर फैमिलीज एंड यूजेज ऑफ स्क्रीन टाइम।
हमारे पुराने वक्तों में, या जैसे हम भी जब बड़े हो रहे थे, तो हम एक्सटेंडेड फैमिलीज के या जॉइंट फैमिलीज में रहे हुए हैं, और हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे मौके होते थे जहाँ पे बहुत सारे केयर गिवर्स होते थे हमारे पास। इट वाज नॉट ओनली आवर मदर, इट वाज नॉट ओनली आवर फादर, वी यूज टू हैव आवर ग्रैंड पेरेंट्स अराउंड अस, वी यूज टू हैव लाइक हमारे कजन्स हमारे साथ हुआ करते थे, या हम बाहर निकलते थे और हम खेला करते थे। हम स्क्रीन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते थे। आजकल के जो बच्चे हैं उनका जो एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है, दैट इज स्क्रीन। और दूसरी वजह ये भी है कि मेजोरिटी घरों में बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। और अगर दोनों पेरेंट्स काम नहीं भी कर रहे, तो फादर जो है वो काम कर रहे हैं और मदर जो है वो बाकी चीजों में इतनी बिजी है कि फोन और टीवी बिकम्स अ वेरी इजी वे ऑफ बेबी सिटिंग द चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चे 4 4 महीने के, 5 5 महीने के, यूट्यूब लगा हुआ है सामने, और बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, चाहे टीवी पे लगा हुआ है या फोन पे लगा के दूर रखा हुआ है। So a lot of that lifestyle has affected our children's brain growth hugely, hugely. Okay, so there are no more questions left. You can continue on, ma'am. तो ये एक लिस्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ दीज, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। अगर एक टॉडलर है, 2 साल तक का बच्चा जो है, उसके लिए हम एम चैट यूज करते हैं। स्पेशली ये मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म है, और ये हर पीडियाट्रिशियन के पास जनरली होनी चाहिए। क्योंकि 2 साल तक या 1.5 साल तक जब बच्चे की वैक्सीन हो रही होती हैं, तो आप फ्रीक्वेंटली पीडियाट्रिशियंस को विजिट करते हैं, तो बच्चे 18 मंथ्स पे नॉर्मली भी इस चेकलिस्ट के अंदर से आपको देख लेना चाहिए कि बच्चा जो है वो किसी चीज में जो है वो लैग तो नहीं कर रहा। तो टॉडलर्स के लिए ये चेकलिस्ट है जिसको हम फॉलो करते हैं टू आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज्म। इसके अलावा कार्स 2 है, इसके अलावा जो है ADIR है, ADOS 2 है। ये डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिनकी मदद से आप बच्चे को असेस करके डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है या नहीं है। अब जो ADOS 2 है, ये ऐसा एक है जिसमें कि जो असेसमेंट करने वाला डायरेक्ट बच्चे के साथ काम करता है, पेरेंट्स से भी पूछता है, लेकिन बच्चे के साथ अलग से काम करता है, और अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके जो है वो आपको रिपोर्ट देता है। और ये एडल्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। बाकी जो ये है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, जैसे कार्स 2 है, इसमें बच्चे के साथ काम कम और पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा बेस करता है। कि पेरेंट्स ने सादा से सवाल पेरेंट्स से होते हैं बच्चे के बारे में, जो कि उनके ऊपर बताते हैं, और फिर उसके बेस के ऊपर आप अपना स्कोर करते हैं, और फिर उस स्कोर को हम जो है वो प्लॉट करते हैं गिवन वैल्यूज के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हम डायग्नोज करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज फॉर द साइकोलॉजिस्ट एंड द डॉक्टर्स। अब सिवेरिटी ऑफ ऑटिज्म जो है ये डिपेंड करती है कि बच्चे को कितनी सपोर्ट चाहिए। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि अब अगर बच्चा जो है वो जैसे अगर फर्ज करें कि कोई बच्चा है, अगर वो बातचीत कर रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बच्चा जो है वो सोशल एंजाइटी उसको इतनी ज्यादा है कि वो अपने आप को सोशल सेटिंग्स में मैनेज नहीं कर सकता, तो उसका सपोर्ट लेवल भी हाई है। ठीक है। तो जितनी बच्चे को सपोर्ट चाहिए उसके हिसाब से उसकी सिवेरिटी होती है। कि जिन बच्चों को कम सपोर्ट चाहिए होती हैं, दे आर ऑन द माइल्ड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। फिर मॉडरेट स्पेक्ट्रम पे वो लोग होते हैं जिनको सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, यानी कि वो खुद से अकेले अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो वो उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको के जो कि स्कूल में जा रहे होते हैं, लेकिन उनको शेडो टीचर चाहिए होती है, जो कि एग्जाम देते हैं लेकिन उनको डिक्रीज्ड करिकुलम चाहिए होता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अपना खुद कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई हेल्प चाहिए होती है जो कि उनको सवाल पढ़ के सुनाए, या उनको टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो ये होती है सब्सटेंशियल सपोर्ट, यानी कि आप सपोर्ट है लेकिन उसके साथ आप कर रहे हैं। फिर सिवियर वो होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, यानी कि वो अकेले अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते, उनको हर वक्त एक केयर गिवर सपोर्ट जो है वो चाहिए होती है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे वो उनकी पर्सनल नीड्स के लिए चाहिए, या उनको अपना होमवर्क करने के लिए चाहिए, या अगर होमवर्क नहीं भी कर रहे हैं, अपने आप को सिंपली मैनेज करने के लिए उनको मुसलसल एक बंदे की जरूरत होती है। सो ऐसी सिचुएशन में जो हैं जिन बच्चों को सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, दे आर ऑन द सिवियर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। पुराने जमाने में हम लो फंक्शनिंग, हाई फंक्शनिंग जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत अब ये ऑब्सलीट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ऑटिस्टिक बच्चे जो अब सेल्फ एडवोकेट्स हैं, वो खुद ये कहते हैं कि ये जो अल्फाज हैं, दे आर वेरी डिमीनिंग।
कि लो फंक्शनिंग हाई फंक्शनिंग का क्या मतलब है। एक हाई फंक्शनिंग बच्चा जो है उसकी भी सपोर्ट नीड्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो इट डज नॉट मैटर कि बच्चा जो अपेरेंटली हाई फंक्शनिंग है या लो फंक्शनिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी स्पीच कितनी ज्यादा है, दैट इज अनफेयर। तो जितनी बच्चे को जिस हिसाब से सपोर्ट चाहिए होती है उसी हिसाब से बच्चे की जो है सिविरिटी का लेवल भी होता है। ऑटिज्म जो है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको खाली ऑटिज्म भी मिलता है, क्लासिक ऑटिज्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो ऑटिज्म के साथ को अकर भी कर सकती हैं। जैसे कि ऑटिज्म के साथ बच्चे को एडीएचडी भी हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चा जो है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि उसका आईक्यू जो है वो लो हो सकता है और उसकी वजह से उसको पढ़ाई में उसको मसला हो सकता है। बेशक कि वो बच्चा बातचीत ठीक कर रहा है लेकिन उसका आईक्यू लो है, और आईक्यू लो होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सक रहा। तो ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन को अकर। इसके अलावा एपिलेप्सी या सीजर्स, ये भी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कॉमनली ऑटिस्टिक बच्चों में देखी गई है। जैसे मेरा बेटा है, उसको भी ऑटिज्म के अलावा एपिलेप्सी भी है, जो कि तकरीबन 12 साल की उम्र में उसको एपिलेप्सी का पहला उसको सीजर हुआ था। तो इन बच्चों में एपिलेप्सी भी होती है कॉमनली। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं कि बच्चा जो है उसका आईक्यू लेवल ठीक है, उसकी इंटेलेक्ट ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जैसे डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है। इन चीजों की वजह से वो अपनी लर्निंग सही तरह से कर नहीं पा रहा। तो ये भी को अकरिंग कंडीशन हो सकती है ऑटिज्म के साथ। एडल्ट ऑटिस्टिक जो है उनमें शिजोफ्रेनिया इज वेरी कॉमन। शिजोफ्रेनिया जो है वो इन बच्चों को हो सकता है, बच्चों मतलब एडल्ट्स को, कि ये दीज थिंग्स कैन को अकर। अपसेट स्लीप पैटर्न्स, एक चीज जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन की है वो है ओसीडीज के। इन बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो है वो भी हो सकते हैं। बाज दफा क्योंकि इनकी जो एक शदीद एक नीड होती है टू गो विद द पैटर्न्स, बेसिकली बाज दफा वही ट्रांसलेट कर जाती है इनटू डेवलपिंग ऑब्सेसिव कंपल्शंस, जिससे कि फिर इनके लिए निकलना या वो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो ऑटिज्म जो है जरूरी नहीं है कि अकेला हो, ऑटिज्म के साथ ये सारी चीजें, इनमें से कुछ चीजें ये हो सकती हैं। आपने जब अपने बच्चे को मैनेज करना है, मैनेजमेंट प्लान जब मैं बात करती हूँ तो मेरा डिफरेंट होता है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ रिलेशनशिप बैकग्राउंड। मेरे लिए किसी भी बच्चे को मैनेज करने में सबसे पहली जो चीज है वो है बच्चे को समझना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। उसके बाद किस तरह समझना है कि मैंने ये समझना है कि उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है। मेरा और आपका ब्रेन जो है वो ऐसा है जो कि पैसिवली बहुत सारी चीजें सीखता है, दूसरे लोगों को देख के, उनको ऑब्जर्व करके, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो हम चीजें पैसिवली सीख रहे होते हैं। लेकिन ये बच्चे वो चीजें पैसिवली नहीं सीखते क्योंकि इनके ब्रेन की डिजाइनिंग फर्क है। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एन ऑटिस्टिक ब्रेन वर्क्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। उसके बाद एक्सेप्टेंस, कि अब बच्चा ऑटिस्टिक है और इस चीज को आप मान लें कि ऑटिस्टिक है, उस चीज को चेंज करने की कोशिश ना करें। ठीक है। देन ओनली जब आप किसी चीज को मान लेते हैं, किसी चीज की हकीकत पे आप ईमान ले आते हैं कि भाई ये चीज है, फिर ही आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा अब ये चीज हो गई है, अब इसके बारे में करना क्या है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सारी उम्र उस चीज को ठीक करने की कोशिश में लगे रहेंगे, जो कि एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग और एक कह लें कि आपके लिए एक मुश्किल एक प्लान है जो आप चूज कर लेंगे, आपके अपने लिए भी और आपके बच्चे के लिए। इसके अलावा रिलेशनशिप बिल्डिंग, के बच्चे से आपका आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आपका ट्रस्ट लेवल बच्चे के साथ कैसा होना चाहिए। उसके बाद जो है ये फाउंडेशनल स्किल्स करने के बाद बारी आती है थेरेपीज की, कि आप कौन कौन सी थेरेपीज जो है वो करा सकते हैं ताकि आप अपने बच्चे को हेल्प कर सकें। अब ये एक स्लाइड है जिसमें कि मैंने एक कंपैरिजन लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल जो न्यूरोटिपिकल ब्रेन है वो चीज़ों को कैसे देखता है, प्रोसेस करता है, और एक ऑटिस्टिक ब्रेन जो है वो चीज़ों को कैसे देखता है और प्रोसेस करता है। आपको अगर इन दोनों ब्रेन्स का फर्क समझ आ जाए तो फिर आपका जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स एन ऑटिस्टिक चाइल्ड वो चेंज हो जाता है। क्योंकि फिर आपको समझ आ जाता है कि अच्छा ये जो बच्चा कर रहा है ये बदतमीजी नहीं है, ये जो है ये जान छुड़ाने के लिए नहीं कर रहा। वो बच्चा तो बेचारा खुद इतना स्ट्रगल कर रहा है कि आप ऊपर से उसके ऊपर और प्रेशर डाल रहे हैं और उसको बदतमीज कह रहे हैं, तो ये चीज तो उसको और ज्यादा खराब करेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रेन्स। कि अगर एक आम इंसान का ब्रेन देखे ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे, अब मैं आपको इस वक्त एक वेबिनार में मैं बोल रही हूँ, अब जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि सुन रहे हैं या मैं जो बोल रही हूँ,
तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मेरे इर्द गिर्द जो भी आवाजें आ रही हैं, जो शोर हो रहा है, या पंखा चल रहा है, या कोई बाहर कोई ड्रिल मशीन चल रही है, या आप बाजार के पास बैठे हैं और बाहर से कोई कोई बेचने वाला जो है वो आवाज लगा है, कोई ट्रक गुजर रहा है, सारी आवाजों को आप जो है आपका ब्रेन इनको प्रोसेस कर सकता है, फिर इनको इंटीग्रेट कर सकता है कि किस चीज पे मैंने फोकस करना है और किस चीज को मैंने फोकस नहीं करना। आपका फोकस इस वक्त उस पे है जो मैं कह रही हूँ, तो आप मेरी बात पे फोकस कर सकते हैं, बाकी तमाम आवाजों को, लाइट्स को, शोर को नजरअंदाज करें। ऑटिस्टिक ब्रेन जो है उस पे ये सारा इनपुट एक ही वक्त में, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो आता है, वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इसीलिए ये बच्चे जब किसी शोर वाली जगह पे या रश वाली जगह पे जाते हैं, जैसे मॉल्स हो गए, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, या प्ले एरियाज हो गए, तो वहां पे वो लाइट जो बहुत तेज होती है और ऐसी फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं जिनके कलर्स चेंज हो रहे होते हैं, बच्चों के रोने की आवाजें हैं, पंखों के चलने की आवाजें हैं, कोई साथ में कोई स्क्वीकी टॉय है, कोई बंदा मॉप कर रहा है, एलिवेटर्स हैं, उन सब की आवाजें उनको एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही होती हैं। तो वो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म का शिकार हो जाते हैं, वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो शायद वहीं लेट जाएं, रोना शुरू कर दें, और आप उनको ना तो कंट्रोल कर सकते हैं, ना काबू कर सकते हैं, ना चुप करा सकते हैं। इवेंचुअली यही होता है कि आपको बच्चे को उठाना पड़ता है और घर आना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑटिस्टिक ब्रेन है वो इस सारी इंफॉर्मेशन को एक वक्त में प्रोसेस नहीं कर सकता। दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस जो आई वुड वांट कि अगर आप आज के वेबिनार से कुछ ना सीख के जाएं, लेकिन अगर आप सिर्फ यही समझ के चले जाएं कि अगर एक बच्चा जो है वो भरे एक मॉल के अंदर लेट के वो जो है वो जिद नहीं कर रहा, जिद एक अलग चीज होती है, वो इतना रो रहा है कि वो काबू नहीं आ रहा और उसके माँ बाप बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू बी वेरी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द चाइल्ड कि ये बच्चा जो है ये एक मेल्टडाउन का शिकार है, इसकी बॉडी जो है वो नहीं कोप अप कर पा रही। तो ऐसे टाइम्स पे यू नीड टू बी काइंड टुवर्ड्स द पेरेंट, बजाय इसके कि उनको मुफ्त मशवरे देने के कि आप यूं कर लें वो कर लें, या ये कि जी आपने बच्चे को तमीज नहीं सिखाई और उनको खड़े होकर घूरना शुरू कर दें। उससे बहुत बेहतर है कि या तो आप उनको हेल्प ऑफर करें कि हाउ कैन यू हेल्प, के बच्चे को अगर माँ अकेली है बच्चे को उठा के किसी क्वाइट जगह पे लेके जाने में उनकी हेल्प कर दें, या ये कि एटलीस्ट उनको खड़े होकर घूरे नहीं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बच्चा जो है वो इस वजह से इस सारी सिचुएशन का शिकार होता है। दूसरी चीज है स्मूथली डेवलपिंग न्यूरोनल कनेक्शंस एंड माइलिनेशन, यानी हम बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चे दे आर बोर्न विद बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के जो छोटे छोटे, कह लें कि वो सेल्स होते हैं जिनसे सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है। बेसिकली जो हमारी नर्व्स बनाते हैं, जो हमारी बॉडी में करंट दौड़ता है सारा, ये सारे का सारा न्यूरॉन्स की फॉर्म में होता है। जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, जो अनवांटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो खत्म होते जाते हैं और वो न्यूरॉन्स बच जाते हैं जिनकी की जरूरत होती है। ऑटिस्टिक बच्चों में ये न्यूरोनल कनेक्शंस जो हैं ये इस तरह से डेवलप नहीं होते जिस तरह मेरे या आपके होते हैं। और बच्चा जैसे, अब अगर बच्चा क्रॉल करना बस कर चुका है और खड़ा होकर वॉक करना शुरू हो गया है, तो उसके क्रॉल करने वाले न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है, तो वो खत्म हो जाएंगे। इनमें नहीं खत्म होते, इनमें रहते हैं। तो इस वजह से इनके दिमाग में बहुत ज्यादा शोरोगुल जो मचता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है टू प्रोसेस, क्योंकि इनके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बहुत डिस्टॉर्टेड होते हैं, उस तरह से सीमलेस नहीं होते जैसे मेरे और आपके हैं। तो इसलिए इनको चीजों को समझने में टाइम लगता है। तो अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे से कोई बात करते हैं तो उसके बाद वेट किया करें, ताकि वो बच्चा आपकी बात को प्रोसेस कर सके, समझ सके, और उसके बाद जो है वो कोई एक्शन ले सके। हम क्या करते हैं, हम एक दफा बात कहते हैं इधर आओ, बच्चा नहीं आएगा, आप दोबारा कहते हैं इधर आओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इधर आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ इधर आओ, मैंने कितनी दफा कहा है कि तुम इधर आओ, तुम बात नहीं सुनते, और बच्चा वहां से चला जाता है इवेंचुअली, क्योंकि आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे कि वो आपकी बात सुन के, इसको समझ के, इसको प्रोसेस करे और समझे कि आप क्या कह रहे हैं, और उसके बाद कोई फैसला ले कि मुझे क्या करना है। आप मुसलसल सवालों की एक बौछार उसके ऊपर कर रहे हैं, और बच्चा इवेंचुअली वहां से परेशान होके चला जाता है, और आप ये समझते हैं कि बच्चा बदतमीज है और आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा। लेकिन उस बच्चे की ये देखें कि वो बेचारा खुद स्ट्रगल कर रहा है, आपकी बात उसको समझ में नहीं आ रही क्योंकि आप मुसलसल बोल रहे हैं और उसको स्पेस नहीं दे रहे। सो दैट्स अनदर थिंग। तीसरी चीज है ब्रेन बॉडी डिस्कनेक्ट। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर शुरू में ब्रेन बॉडी डिस्कनेक्ट यही होता है कि ये बच्चे इंटेलेक्ट वाइज
जनरली दे आर ओके। इनके इंटेलेक्ट में और इनके अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला नहीं होता, इनके मोटर प्लानिंग में मसला होता है। उसकी वजह से बाज दफा ये वो चीजें, जैसे कि आप कुछ चीजें इनका इम्पल्स बन जाती हैं। जैसे कि आपने बच्चे से कहा है कि मुझे ये दे दो, आगे से कहेगा नहीं, हर चीज के जवाब में नहीं। नहीं, वो नहीं जो है वो एक इम्पल्स बन जाता है। वो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा उस बात पे नहीं करना चाह रहा है, लेकिन चूंकि वो अपना जवाब प्लान नहीं कर सक रहा, तो जो उसके मुंह में पहला जवाब आता है, जिसकी कि उसके मुंह को आदत होती है, वो बोल देता है नहीं। हालांकि ये ऑटिस्टिक बच्चों की ही जुबानी ये बात पता चली है कि अगर आप कोई हिम्मत करते हैं और हम फौरन से ना करते हैं, तो आप उसको हमारा जवाब मत समझे, आप रुकें, थोड़ा हमें टाइम दें, फिर देखें कि हम किस चीज की तरफ जाना चाह रहे हैं। ऐसे बच्चों में चॉइसेस देना बहुत जरूरी है। बजाय इसके कि उनसे आप कोई सवाल पूछें, आप उनको चॉइसेस दें कि आज आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने आज चावल खाने हैं या आपने रोटी खानी है, आज आपने नीले रंग की शर्ट पहनी है या काले रंग की शर्ट पहनी है। तो उसमें बच्चा बेशक मुंह से बोल देगा नीला, लेकिन शायद हाथ उसका काले की तरफ जा रहा हो। तो काला ही होगा जो वो चाह रहा होगा पहनना, लेकिन चूंकि उसका ब्रेन और अपनी बॉडी में कनेक्शन नहीं है, उसकी मोटर प्लानिंग नहीं है, तो उसके मुंह से ऐसी बात निकल रही है जो कि वो नहीं करना चाह रहा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 65% ऑफ चिल्ड्रन, इनमें मोटर प्लानिंग डिसऑर्डर भी होता है, जिसकी वजह से इनकी बातें, जैसे कहते हैं ना कि कॉल और फेल में तजाद होता है, इनका भी होता है। तो डू बी माइंडफुल ऑफ दैट। न्यूरोटिपिकल ब्रेन जो है, हमारा लॉजिकल ब्रेन बहुत एक्टिव है। यानी कि जो हमारे ब्रेन का सीईओ है, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो ये सामने वाला हिस्सा होता है, ये होता है हमारा लॉजिकल ब्रेन, जो कि चीजों को समझता है, उनकी रीजनिंग देता है, उनके बारे में सोचता है, राय कायम करता है, प्रायोरिटाइज करता है कि अच्छा मेरे पास ये चीजें हैं, इसमें से कौन सी चीज ठीक है, कौन सी नहीं है। ये लॉजिकल थिंकिंग जो है वो प्रिवेल करती है, क्योंकि हम, हमारी बॉडी जो है वो एक ऐसी स्टेट में है कि हम प्रोसेस कर सकते हैं वो सारा इनपुट जो एनवायरनमेंट से हमारे अंदर आ रहा है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं, दे यूजली इन फियर फाइट और फ्लाइट। फियर फाइट और फ्लाइट मुराद के ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में रहते हैं, क्योंकि ये इनपुट प्रोसेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनका जो ये लोअर ब्रेन है, जिसको हम सर्वाइवल ब्रेन कहते हैं, हमेशा सर्वाइवल ब्रेन इनका एक्टिव रहता है कि जरा सी कोई बात के जिसमें मैंने अपना बचाव कैसे करना है, कि कोई चीज अगर मुझे मुश्किल लग रही है तो मैं कैसे उससे भाग सकता हूँ। अगर कोई बंदा समझ नहीं पा रहा मुझे, तो मैं किस तरह से अपना दिफा कर सकता हूँ। अगर जैसे आम आपने देखा होगा कि बच्चों को, ऐसे बच्चों को बहुत आराम से थप्पड़ वगैरह मारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग मारते हैं कि बच्चा समझ नहीं रहा, उसको रख के एक थप्पड़ लगा दिया, तो वो बच्चा इसी टेंशन में रहता है कि अब इस बंदे ने मुझसे कुछ पूछा और मैं नहीं कर सकूंगा, तो ये मुझे थप्पड़ मारेगा, तो मैं अपना बचाव कैसे करूंगा। तो वो लॉजिकल थिंकिंग में तो जाता ही नहीं है, वो हमेशा अपने लोअर या सर्वाइवल ब्रेन में रहता है, जिसमें वो इसी परेशानी के अंदर ही जो है वो होता रहता है कि मैं अपने आप को, हाउ डू आई मैनेज माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन, इस अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में मैं अपने आप को किस तरह से, अपना ख्याल कैसे रखूं। तो इसी वजह से फिर बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टिमिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर्स, जैसे कि एक पेसिंग चलते रहना इधर उधर। जैसे हम अक्सर परेशान होते हैं तो अपने नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, तो ये बच्चे जो है हैंड क्लैपिंग शुरू कर देते हैं या गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इन सारी चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। डिफरेंस जो है एक आम इंसान के ब्रेन में और एक ऑटिस्टिक इंसान के ब्रेन में, अगर आपको ये चीज समझ आ जाए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे को समझना, कि अगर वो बच्चा हैंड फ्लैप कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा परेशान है, उस बच्चे को नई जगह पे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, तो वो इस वजह से कर रहा है। तो आप जाके उसको, जैसे उसको टाइम दे, उससे बात करें कि बेटे सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप अपना टाइम लो सुकून से आराम से, तो आप देखेंगे कि बच्चे की एंग्जाइटी नीचे आ जाएगी। तो ये चीजें जो हैं ये आपको भी समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर है तो प्लीज मुझे बताएं, या वी आर अबाउट टू फिनिश द प्रेजेंटेशन, तो यू कैन ऑल्सो लाइक हैव क्वेश्चंस देन। There's a question. Why is it difficult for mostly parents to accept this? Any ways to support them? जी, बेसिकली हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस जो है, इत्तेफाक से स्लाइड भी एक्सेप्टेंस की ही खुली हुई है। एक्सेप्टेंस इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक तो हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब तक हमें ऑटिज्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक जो है वो हमें एक्सेप्टेंस करनी बहुत मुश्किल होगी। हमें लगता है कि अगर हमारा बच्चा जो है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि ऑटिज्म जो है ये एक बीमारी है जिसको हमने ठीक करना है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, इट इज अ वे ऑफ बीइंग।
ये एक अल्लाह ताला ने एक किसी इंसान को उस तरह का पैदा किया हुआ है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप ये चीज समझ लेते हैं ना कि ऑटिज्म इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ ब्रेन वायरिंग, और ये बच्चा जो है ये सब कुछ सीखने की सलाहियत रखता है, लेकिन आपको उसको सिखाने का तरीका उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप एक बच्चे को, अगर एक बच्चा जो है फर्ज करें ऑटिस्टिक है, और वो आम बच्चों की तरह नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो विजुअली बहुत स्ट्रांग है और वो चीजों को देख के याद रखता है, तो आप क्यों ना उसको विजुअली पढ़ाने की कोशिश करें। वो चीज जब आप उसको विजुअली बताने की कोशिश करेंगी, दिखा के पढ़ाने की कोशिश करेंगी, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से याद भी करेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा अपनी जिंदगी में। तो सीखेगा तो वो वही सब कुछ जो बाकी सीख रहे हैं, लेकिन उसके सीखने का तरीका फर्क। तो अगर पेरेंट्स ये चीज समझ लें कि इसका दिमाग, मेरे बच्चे का दिमाग जो है वो डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है और मुझे उसको उसी हिसाब से चीजें सिखानी है, मेरा बच्चा किसी से पीछे नहीं रहेगा, लेकिन हाँ वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट ही रहेगा। तो आप जब तक इस चीज को मानेंगे नहीं, तब तक आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते। जब तक आप ये जहन में रखेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये ठीक हो जाए, ठीक यानी कि आम लोगों की तरह हो जाए, तब तक आप बच्चे के साथ स्ट्रगल ही करते रहेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। एक्सेप्टेंस के बजाय यही माइंडसेट प्रिवेल करेगा कि इसको ठीक करना है, जैसे कि कोई अल्लाह ताला ने शायद इसको गलत पैदा किया और उसको ठीक होना है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से उसको पैदा करना था उसने उस तरह से उसको पैदा कर दिया है, और आपको इसलिए दिया है कि तब आप अपना जहन लड़ाएं और अपने जहन को उसके मुताबिक ढाल के चीजें उसके लिए मुख्तलिफ तरीकों से करें, ताकि वो समझने की कोशिश करे और वो उन तरीकों से आगे जिंदगी में बढ़ सके। अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे और उसको दूसरों जैसा बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो वो कभी भी उन जैसा नहीं बन सकेगा कि जैसा कि आप चाह रहे हैं। और अगर बन भी जाएगा किसी हद तक, तो वो बहुत सिवियर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी वजह से मास्क करके जबरदस्ती वो चीजें कर रहा है जो कि दूसरे लोग कर रहे हैं, जो कि वो खुद नहीं है, जो कि उसकी अपना असल नहीं है। तो अगर पेरेंट्स समझ लें इस बात को, तो उनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, उनके अपने लिए भी, उनके बच्चों के लिए। It is not a disease. It is not going to go away. The brain is going to stay like it is. Yes, you can help your child to reach its highest potential by giving opportunities that can help your child. तो इस तरह से आप, एक्सेप्टेंस इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप बच्चे को ठीक करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ये सोच के कि ये कोई बीमारी है। बीमारी नहीं है, ये बच्चे का देखने का, समझने का, सोचने का तरीका फर्क है। आपको उसके तरीके के हिसाब से उसको सिखाना है, उसको अपने हिसाब से नहीं सिखाना। जैसे ये तो बड़ी पुरानी सेइंग भी है ना कि अगर बच्चा उस तरह नहीं सीख रहा जैसे आप उसको सिखा रहे हैं, तो आप उस तरह सिखाएं जिस तरह बच्चा सीख सकता है। सो इसमें तो कोई ऐसी साइंटिफिक वो भी नहीं है कि मैं कोई नई चीज ही बात करी। अगर एक बच्चा जो है वो उस तरह नहीं सीख रहा जैसे आप सिखा रहे हैं, तो आप अपना तरीका बदल दें। इन बच्चों के साथ भी ये है कि इनका ब्रेन जो है चूंकि डिफरेंट है, तो ये आपके तरीके से नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, आपको इनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप इनको सिखा सकें। ठीक है। एक्सेप्टेंस की स्लाइड का भी जो मफहूम है, या जो इसका टोटल जो एक कह लें, दैट इज द होल पॉइंट अबाउट एक्सेप्टेंस, कि यू एक्सेप्ट योर चाइल्ड द वे योर चाइल्ड इज, सो दैट यू आर एबल टू हेल्प योर चाइल्ड। ठीक है। Ma'am, may इसके I have a बाद question, यहाँ please? थेरेपीज, थेरेपीज में अगर आपका बच्चा छोटा है तो गो फॉर प्ले थेरेपी, क्योंकि मैम, बच्चे may जो। I have a question, please? पिछली स्लाइड्स के ऊपर अगर मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना है, जी जी एक्सेप्टेंस की जो आपकी स्लाइड है। जी। मैम, हम बीएड और एमएड में एक्चुअली पढ़ाते हैं टीचर्स को मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और ये तमाम चीज़ें होती हैं, जिसमें हम्म आपने ये बात की कि हम ऑटिस्टिक जो चाइल्ड है उनको हम मुख्तलिफ तरीकों से जो है, अगर वो इस तरह नहीं सीख रहा या इस तरह नहीं समझ रहा, विजुअलाइज नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो काइनेस्थेटिक हो या दूसरी। तो क्या हम इस मल्टीपल इंटेलिजेंस को अगर हम देखें यहाँ पर, और अगर ये हम अपने पेरेंट्स को या हम जो हमारे केयर गिवर्स हैं उनको, या हमारे टीचर्स जो अपने क्लासरूम में ऑटिस्टिक बच्चे जो उनको भी नहीं पता होता कि वो ऑटिस्टिक हैं या नहीं, तो अगर इनको ये जो है वो पढ़ा दिया जाए या बता दिया जाए कि ये वेज हैं जिनके जरिए हम, क्योंकि आपने ज़रूर बात की यहाँ पर, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कमी हमें नज़र आ रही है वो टीचर्स के अंदर या पेरेंट्स के अंदर। तो वो तमाम स्ट्रैटेजीज हैं कि उनको नहीं पता कि बच्चों को हम कौन सी
सी स्ट्रैटेजीज के थ्रू, अगर वो इस तरीके से नहीं, नॉर्मल जैसे हम समझ सकते हैं, सपोज करें एक मैप भी अगर उन्हें समझाना है, तो अगर हम कहते हैं राइट अवे एंड देन गो स्ट्रेट, एंड वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनको हम्म। वर्बल नहीं समझ आता ना, ठीक है, तो उनको ड्रॉ करके या पैटर्न के जरिए, तो वो बिल्कुल। इस स्ट्रैटेजीज को अगर हम पेरेंट या केयर गिवर के लिए या उन टीचर्स के लिए, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स जो कि नहीं है, ठीक है, और क्लासरूम्स के अंदर उनके बच्चे हैं, तो क्या ये मुअव्विन साबित हो सकता है अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को, अगर हम एक थोड़ा सा पार्ट बना लेते हैं अगर हम ऑटिस्टिक को समझने के लिए? ये बिल्कुल हो सकता है, और हम ये वर्कशॉप्स करते हैं। क्योंकि ये वाली चीजें जो है, देखिए आप प्रेजेंटेशन में ये चीजें नहीं सिखा सकते। ये हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होती हैं, और हम ऐसी वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि आपने अपने बच्चे के साथ, अगर आपका बच्चा इस तरीके से नहीं समझ रहा तो आप उसको किस तरह से समझाएं। जैसे मैंने आपको अपना भी बताया कि मेरा अपना बेटा है, ही 17 माशाल्लाह, अभी नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो उसको भी, मतलब मुझे पता है कि उसका विजुअल बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे जो भी चीज उसको सिखानी होती है, मैं या तो उसको करके बताती हूँ, और उसके बाद मैं उसको स्टेप्स में ब्रेक करके उसके साथ हर स्टेप पे उसको गाइड करती हूँ, जब तक कि वो सारे स्टेप्स जो है वो खुद से सीख नहीं जाता। ठीक है। और इस तरह से करके हम उसके साथ काम करते हैं। अगर हमने उसको कोई मैप भी सिखाना, और मुझे पता है कि मैं उसको जब मैप सिखा रही हूँ तो हो सकता है कि उसको मैप समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन वो कभी घर का रास्ता नहीं भूला। हम कहीं एक दफा चले जाएं तो वो वहां पे पहुंच जाता है कि किस तरह से हमने जाना है। लेकिन अगर आप एकेडमिक वाइज जैसे बच्चों को आप मैप सिखा रही हैं या डायरेक्शन सिखा रही हैं, तो बच्चे जो हैं उनकी बॉडी को यूज करके आपने किस तरह उनको डायरेक्शन सिखा सकती हैं। आप ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को डेफिनेटली इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स की जरूरत है। और ये डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आप इसको इंक्लूड कर लें तो ये बहुत हेल्पफुल होगा पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, उनको सिखाना और समझाना कि कैसे आपने उनको कोई चीज सिखानी है। वेरी मच, यू कैन कैरी ऑन। ओके, थैंक यू। तो थेरेपीज में जैसे मैंने कहा कि अगर छोटा बच्चा है तो प्ले थेरेपी इज द थेरेपी ऑफ चॉइस, क्योंकि आई हाईली कंडोन कि अगर आप एक छोटा बच्चा जो है उसको एक छोटे से कमरे में, बंद कमरे में, एक कुर्सी पे बिठा के सामने बैठ के उसको अंदर रोक के, तो उसको कार्ड्स दिखा के आप बच्चे को चीजें सिखाने की कोशिश करें, दिस इज हाईली काउंटर प्रोडक्टिव। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं, दे आर मेंट टू प्ले, दे आर मेंट टू एक्सप्लोर, दे आर मेंट टू लर्न वाइल मूविंग। तो छोटे बच्चे कम से कम जो हैं, एटलीस्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स तक जो बच्चे हैं, उनके साथ प्ले थेरेपी इज द थेरेपी ऑफ चॉइस। बच्चे को प्ले में चीजें सिखाएं। अब प्ले का मतलब सिर्फ खेल कूद नहीं होता। ये भी एक और बहुत एक लंबी प्रेजेंटेशन है जो मेरी है, जो प्ले के ऊपर है। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी में मौका मिला तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि प्ले जो है, इट इज नॉट अबाउट प्लेइंग गेम्स ओनली। प्ले थेरेपी जो है, दैट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्ले, और आपने किस तरह डिफरेंट स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंटली जो बच्चे की होती हैं उनको इस्तेमाल करके बच्चे के साथ बच्चे को चीजें सिखानी है। So play therapy is my therapy of choice for younger kids, like at least from 5 years to 7 years of age तक के बच्चे। RDI is relationship development intervention, that is what I do। लेकिन RDI जो है, RDI हमेशा एक इट्स अ फैमिली प्रोग्राम, कि पूरी फैमिली के साथ आप ये करते हैं, और ये फैमिलीज के हम सिखाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ बात कैसे करनी है, बच्चे के साथ काम कैसे करना है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, कि आप अपने बच्चे के लिए गाइड हैं, और आपने किस तरह से बच्चे को गाइड करना है टू गो थ्रू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। फिर बिहेवियरल थेरेपी है, ये सारी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होंगी कि जिस तरह बिहेवियरल थेरेपीज में आप काम करते हैं बच्चे के साथ, कि अगर बच्चे का एक बिहेवियर है तो कैसे आपने उस बिहेवियर को रीडायरेक्ट करके उसकी जगह एक डिजायरेबल बिहेवियर जो है वो आपने लेके आना है। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर बिहेवियरल थेरेपी। 2 साल के बच्चे की भी बिहेवियर थेरेपी हो रही होती है, जो कि मेरी समझ से बाहर है एटलीस्ट। तो बिहेवियरल थेरेपीज वाइडली अवेलेबल। स्पीच थेरेपी बच्चों के लिए, स्पीच डिले के लिए हम करते हैं, बहुत हाईली रिकमेंडेड। लेकिन इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगी कि स्पीच थेरेपी जो है वो प्ले बेस्ड स्पीच थेरेपी होनी चाहिए। बच्चे को टेबल पे बिठा के फ्लैश कार्ड्स दिखा के स्पीच जो है वो कभी भी नहीं होती, और बच्चा ऐसे स्पीच चीजों के नाम तो सीख जाता है लेकिन स्पीच नहीं सीखता, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं सीखता। और स्पीच थेरेपी में हमारा गोल होता है कम्युनिकेशन, हमारा गोल लेबलिंग नहीं होता। लेबलिंग ठीक है, हेल्पफुल होती है किसी हद तक, लेकिन हमारा जो जो चीज हम चाहते हैं वो ये है कि बच्चे जो है कम्युनिकेट करें।
स्पीच थेरेपी अगर आप किसी बच्चे की कर रहे हैं ओवर द पास्ट मैनी मंथ्स लेकिन आपको नहीं रिजल्ट्स मिल रहे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एएसी डिवाइसेस जो हैं या कम्युनिकेशन एप्स जिनको कहते हैं, वो जितना जल्दी आप इस्तेमाल करना शुरू करें बच्चों के साथ उतना अच्छा है। क्योंकि जब आप किसी बच्चे को एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन देते हैं तो 70% प्रॉब्लम्स आप उस बच्चे के हल कर देते हैं। क्योंकि बिहेवियर्स जो हैं वो यूजुअली इसी वजह से आते हैं क्योंकि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो जब आप उसको कम्युनिकेशन का एक तरीका देते हैं तो बच्चे के बहुत सारे बिहेवियर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी इश्यूज जो हैं वो बेइंतहा होते हैं। कुछ बच्चे जो है जैसे मैंने शुरू में बताया कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कि वो चीज़ों को जैसे सूंघते हैं, बहुत ज़्यादा तंग जगहों पे घुसते हैं, ऊंची ऊंची जगहों पे चढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं इन सारी हिस्सों में। तो इसलिए क्योंकि वो इस चीज का इनपुट जो है वो महसूस करना चाहते हैं, इसलिए वो इन चीजों पे, इन जगहों पे, ऊंची जगहों पे चढ़ते हैं। और या फिर ये कि कुछ बच्चे जो बहुत परेशान होते हैं, हल्की सी आवाज जो है उससे भी परेशान हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा जो है वो मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खा सकते, या जो है वो तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो सेंसरी तौर पे हाइपर सेंसिटिव है। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उसकी मदद चाहिए होती है। बायोमेडिकल इंटरवेंशन जो है ये उन बच्चों के लिए है जिनमें आप मेडिकल सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। थेरेपीज लाइक विटामिन B12 के इंजेक्शंस हैं, विटामिन डी है। इसमें ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री डाइट है आपकी, के बच्चे जो हैं एलर्जिक हैं अगर वीट से, डेयरी से या किसी भी चीज़ से, तो आपने उनके लिए स्पेशल डाइट, और उस डाइट के साथ जिन जिन चीज़ों की बच्चे में कमी है वो सप्लीमेंटेशन, ये चीज़ बायोमेडिकल इंटरवेंशन के अंडर आती है। बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते और उनको है कि खाने पीने से कुछ नहीं होता, तो वो इस चीज को फॉलो नहीं करते। लेकिन बहरहाल खाने पीने से बहुत फर्क होता है। यू आर व्हाट यू ईट। और डाइट थेरेपी जो है ये मैंने अलग से इसीलिए लिखा है कि डाइट थेरेपी का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि अगर आपके बच्चे को किसी स्पेसिफिक फूड से एलर्जी है तो आप उसका वो मतलब फूड अवॉइड करें, बल्कि ये भी है कि आप बच्चे को क्लीन ईटिंग जो है वो उसके लिए इनकरेज करें। मेडिकेशन उन बच्चों के लिए ज़रूरी होती है जो कि जिनके मेडिकल इश्यूज हों साथ, या जिन बच्चों में एग्रेशन या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स बहुत आना शुरू हो जाए, उनमें आपको मेडिकेशन देनी जो है वो पड़ सकती है। क्रिएटिव थेरेपीज हैं जिसमें आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी है। बच्चे, चूंकि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे लव म्यूजिक, दे लव आर्ट बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, जो कि जिससे उनको बहुत फायदा होता है, जो उनके लिए बहुत सूदिंग होती है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। एक्वाइन थेरेपी यानी कि हॉर्स राइडिंग, ये इनके लिए बहुत रेगुलेटिंग और कामिंग होती है। डिफरेंट टाइप्स के मसाजेस हैं जो कि इनकी बॉडी को बहुत काम डाउन करते हैं। वो पेरेंट्स जो हैं, हर पेरेंट का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यूजुअली मसाजेस दे आर वेरी हेल्पफुल इन कामिंग डाउन द बॉडी। टैपिंग भी एक थेरेपी है जिसमें आप जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे टैप करते हैं। टैप इसलिए करते हैं ताकि उन वो बच्चों को इस टैपिंग के थ्रू उनको काम डाउन किया जा सके। होम्योपैथी है। बहुत सारे लोगों का इसमें भी सक्सेस है कि उन्होंने अपने बच्चों के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस देखे हैं होम्योपैथिक मेडिकेशन की वजह से। ऑक्यूपंक्चर, ये सारे वो हैं जो कि आप ऑटिज्म के जो थेरेपी या ऑटिज्म से डायरेक्ट आप जिस तरह भी मैनेज करें, उसके अलावा आप एज अ साइड थिंग आप ये चीज कर सकते हैं। और ये चीजें हेल्पफुल साबित होती हैं बिकॉज ऑटिज्म के लिए भी आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है, जहाँ पे आप सारी चीजों को इकट्ठा लेके चलें। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि बच्चे को डिग्री ऑफ सपोर्ट कितनी चाहिए। अगर एक बच्चा है जिसकी डिग्री ऑफ सपोर्ट माइल्ड है, तो वो जल्दी या ज्यादा जल्दी इंप्रूव करेगा या अपने पोटेंशियल पे ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, उसको आप हेल्प ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को सपोर्ट ज्यादा चाहिए होती है, उनके अंदर जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस, ग्रोथ होती है लेकिन ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। इसी तरह अगर किसी बच्चे में कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है, या किसी बच्चे में जो है वो कोई और साथ एसोसिएटेड ADHD है, OCD है, अगर ये को अकरिंग कंडीशंस हैं, तो उससे इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है और इनका टाइम जो है रिक्वायर्ड जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो सोसाइटी का रोल
बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के नशोनुमा के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है इसमें ऑटिज्म को जो है वो स्टिग्मेटाइज बहुत किया जाता है। ऑटिज्म को एक बुरी चीज बना के पेश किया जाता है कि अगर बच्चा ऑटिस्टिक है, किसी को पता चल जाए तो दूसरे लोग जो है वो अपने बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देते, उनको अपने घरों पे बुलाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये बच्चे जो आम जुबान में जैसे आराम से उनको पागल कह देते हैं कि ये बच्चे जो हैं इनके साथ हमारा बच्चा खेलेगा तो शायद हमारा बच्चा भी खराब हो जाएगा। या जैसे आप में से किसी ने अभी सवाल किया था कि मेरी क्लास में बाकी बच्चे तो नॉर्मल हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये नॉर्मल, मतलब आपका कहने का मतलब ये कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल ही होते हैं, इनका नॉर्मल फर्क है, हर इंसान का नॉर्मल फर्क होता है। लेकिन यही एक जो है ना ये ब्रेन एक वो है पर्सपेक्टिव लोगों का, कि अगर किसी क्लास में कोई टीचर जो है वो किसी स्पेशल नीड्स बच्चे को ले भी लेती है या ऑटिस्टिक बच्चे को ले भी लेती है, तो उससे क्या होता है कि बाकी जो पेरेंट्स हैं वो एतराज करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो इस बच्चे की वजह से खराब हो रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने बच्चों को एम्पैथी सिखाएं। वो आपको कहते हैं कि जी इस बच्चे को मजीद सिंगल आउट करें, उन पेरेंट्स को भी सिंगल आउट करें। तो प्लीज अपना एटीट्यूड जो है वो उनकी तरफ सिंपथेटिक या बेचारगी वाला रखने के बजाय हेल्पफुल रखें। अपने आप को ऑफर करें कि भाई हम हैं, हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को हमारे पास लेके आए, हमारा बच्चा आपके बच्चे के साथ खेलेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज पैदा करें जहाँ पे ये बच्चे भी आपके बच्चों के साथ खेल सकें। ऐसे जैसे पार्क्स में अगर बच्चे, कोई बच्चा किसी को देखता है कि अलग है, तो वो बच्चे उस बच्चे को अपने साथ इंक्लूड करें। ये नहीं कि तुम तो पागल हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे, ये बहुत कॉमनली चीज देखी जाती है। तो सोसाइटी में एज पेरेंट्स हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम अपने बच्चों को भी एम्पैथी सिखाएं, और उनको सिखाने से पहले खुद मॉडल भी करें कि हम जो है वी आर लविंग टुवर्ड्स दीज स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जिनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, ताकि हमारे बच्चे भी आगे से इनके साथ बेहतर सलूक करें। इसके अलावा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे स्पेशल नीड्स प्रोग्राम शुरू करे जहाँ पे इन बच्चों के लिए रहने का, इनके ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए और जिनके पेरेंट्स जो हैं या तो नहीं रहे या बूढ़े हो चुके हैं, तो इनके लिए ऐसी जगह हो जहाँ पे ये जाके रह सके और इनके रोजमर्रा की नीड्स का ख्याल रखा जाए। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज बाहर के मुल्कों में बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी नहीं है। तो ये सोसाइटी भी हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब मिलके ऐसी फैसिलिटीज कायम करें जहाँ पे अगर ये बच्चे हैं तो उनके फ्यूचर के बारे में इनके पेरेंट्स जो है वो परेशान ना हो। पेरेंट्स को ब्रेक देने के लिए हमेशा ये कि हम स्टेप अप करें कि अगर एक बच्चा है हमारे एक दिन में, हमें पता ही होता है कि किसी के घर में स्पेशल नीड्स बच्चा है, तो उनको हम हेल्प ऑफर कर सकते हैं कि भाई आपके बच्चे को हम थोड़े अरसे के लिए देख लेंगे या थोड़े टाइम के लिए, तो आप भी थोड़ी देर बाहर चले जाएं या आप आराम से बैठ के चाय का एक कप पी लें, एक छोटा सा जेस्चर। आई थिंक एज ए सोसाइटी हमारे लिए एक बहुत हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन बच्चों का और इन पेरेंट्स का ख्याल रखें। अगर हम बच्चों को एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड करें और उनके उन तरीकों से उनको सिखाने की कोशिश करें जिससे कि वो चीज़ें सीखते हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मिसालें मुझे पता है वेस्ट में, जो कि ग्रेजुएट्स हैं, जो कि मास्टर्स अपना कर चुके हैं यूनिवर्सिटी से, जो कि आगे जॉब्स कर रहे हैं, इवन शादियां भी जिनकी हो चुकी हैं और जिनके आगे से बच्चे भी हैं, क्योंकि उन सोसाइटीज़ ने बहुत ज़्यादा ऐसे उनके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जहाँ पे दे आर फीलिंग हेल्प, दे आर फीलिंग सपोर्टेड, और उनके अपने सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें, क्योंकि जब हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज इन बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे तो ये बच्चे भी शाइन करेंगे, ये बच्चे भी आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे जो मैं और आप हम सब कर सकते हैं। जॉब्स जो है वो इनको मिल सकती हैं अगर हम ऐसी मतलब अ, आप यकीन करें कि हमारे यहाँ मेरे पास इस वक्त दो तीन इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे एडल्ट्स हैं जो कि जॉब्स नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर नॉट रेडी टू टेक एडल्ट्स ऑन द स्पेक्ट्रम, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इनको हैंडल कैसे करना है, इनको मैनेज कैसे करना है। तो ऐसी चीजें अगर इन बच्चों को थोड़ी सी सपोर्ट वर्क स्पेस में मिल जाए तो ये अपनी जॉब्स भी कर सकते हैं, अपने लिए खुद अर्न भी कर सकते हैं। दे ये जो बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे हैं ये आपसे कम नहीं होते, दे जस्ट आर डिफरेंट, एंड डिफरेंट डज नॉट मीन लेस। इन डिफरेंसेस जो हैं इनको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि डिफरेंसेस अल्लाह ताला नहीं बनाए ना, तो हमारे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन डिफरेंसेस के साथ लोगों को कबूल करें और आगे लेके चलें। दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, मिथ्स टू बी बस्टेड, के ये इस तरह के बहुत ज्यादा आपके मिसकॉन्सेप्शंस हैं अबाउट ऑटिज्म के ऑटिज्म जो है वो बैड पेरेंटिंग की वजह से होता है। ऑटिज्म बैड पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता। ऑटिस्टिक बच्चे का ब्रेन इज वायर्ड इन अ डिफरेंट वे, दैट इज हाउ ही और शी इज बोर्न।
तो वो उस वजह से होता है, किसी कोई भी पेरेंट जो है वो अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं होता। तो इसलिए प्लीज माँ बाप को जो है ना वो कटघरे में खड़ा करना छोड़ दें, क्योंकि उनकी वजह से बच्चा ऑटिस्टिक नहीं होता। ऑटिज्म इज नॉट ए डिजीज, इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ बीइंग। और ना ही ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि एक से दूसरे को हो जाती है, कि मैं अपने बच्चे को इस बच्चे के साथ नहीं खेलने दूंगा क्योंकि ये बच्चा जो है, मेरा बच्चा इसके साथ रहेगा तो शायद ये भी ऑटिस्टिक हो जाएगा। प्लीज, दिस इज लाइक एब्सोल्युटली रिडिकुलस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनके अंदर सेवंथ एबिलिटीज होती हैं, ये भी एक बड़ी मिथ है कि लोगों को लगता है। अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि अच्छा ऐसी कोई खास खूबी आपके बच्चे में, क्योंकि इन बच्चों में किसी एक चीज के बारे में इनकी बड़ी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। ऐसा नहीं होता। जिस तरह से नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत अबव एवरेज हाईली इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, नॉर्मल एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, इसी तरह ऑटिस्टिक पॉपुलेशन में भी कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरली इंटेलिजेंट एबिलिटीज होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि नॉर्मल, जिनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं। तो इट इज एज वेरिएबल इन दीज किड्स जस्ट लाइक इट इज वेरिएबल इन न्यूरोटिपिकल पॉपुलेशन। तो हर बच्चे में इस तरह की एबिलिटीज जो है ना वो मत ढूंढा करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इसके अलावा ये सोचना कि बच्चे जो इमोशंस फील नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। वो इमोशंस एक्सप्रेस करना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन वो इमोशंस बिल्कुल फील करते हैं। एक पेरेंट होने के नाते आपका एनर्जी अपने बच्चे को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप खुश हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, तो आपका बच्चा जो है वो भी रिलैक्स्ड होता है। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, टेंस हैं, आप एंशियस हैं, तो आपका बच्चा भी एंशियस होता है। वो आपकी एनर्जीज को फील करता है, आपकी एनर्जी को पिक करता है, आपकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है। ठीक है। और ऑटिस्टिक पीपल कैन नॉट लर्न और स्पीक, ये बिल्कुल गलत बात है। ऑटिस्टिक पीपल आर वेरी मच केपेबल ऑफ लर्निंग वेदर दे स्पीक और नॉट। चाहे वो अपनी मुंह से बोलते हैं या वो किसी असिस्टेड तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट करके बताते हैं, दे आर ऑल केपेबल ऑफ लर्निंग। और उनकी लर्निंग जो है सिर्फ डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर कि इफ दे आर गिवन द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड सर्विस। तो with this, we end our presentation. And if you have any questions other than the ones that you asked, वानिया ये पढ़ना शुरू करें जी मैम। कुछ क्वेश्चंस भी है और कुछ कमेंट्स भी है। जी। मैम, आपकी जो पिछली स्लाइड थी जिसमें आपने बोला था ऑटिज्म इज नॉट ए डिजीज, तो हमारे एक पार्टिसिपेंट ने उसी ऑब्जर्वेशन अपनी ना बताई है। वो यही कहना चाह रही हैं कि इट्स नॉट अ डिजीज एंड देयर इज नो हम्म। ट्रीटमेंट फॉर इट। Many people हम्म। on social media are marketing treatments for autism. Parents must run from people claiming the treatment. There is a management, but no treatment. यस, दैट्स राइट, दैट्स राइट। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि देखें, जो आप इसको, जो लोग इस तरह कहते भी हैं कि इसको एक्सेप्टेंस भी इसीलिए पेरेंट्स में, फिर बेचारे जो पेरेंट्स जिनके बच्चे किसी भी कैपेसिटी में अफेक्टेड होते हैं किसी भी चीज से, दे स्टार्ट रनिंग आफ्टर दोज थिंग्स। और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं और बच्चे इस वजह से मिसट्रीट भी होते हैं, क्योंकि आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आपने मैनेज करना है, आपने बच्चे को सपोर्ट करना है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। अगर कोई ऐसी दवाई होती जिससे ऑटिज्म ठीक हो जाता, तो तो कौन सा ऐसा पेरेंट है जो ना करता है ऐसे। तो इन लोगों से वाकई आप प्लीज दूर रहें। एक सवाल है from Seher Afridi. Is it जी, fine to send mild autistic child to normal schooling programs? बिल्कुल ऐसा है। अगर बच्चा जो है वो अपने आप को मैनेज कर सकता है, मैनेज करने से मुराद ये कि अगर बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों के शोर की वजह से अपसेट नहीं होता, ठीक है, अगर उसके इस, अगर वो उन सारे बच्चों के साथ मिलके फोकस कर सकता है, या स्कूल जो है वो ऑप्शन आपको दे सकता है कि बच्चा अगर किसी वजह से ओवरवेल्म हो रहा है तो उनके पास ऐसी एक स्पेस है जहाँ पे कि बच्चा थोड़ी देर के निकल के लिए ब्रेक ले सके। या ये कि उनके पास ऐसा कोई स्पेशल नीड्स कोऑर्डिनेटर है जो कि उस बच्चे को उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से उसका करिकुलम जो है वो एडजस्ट कर सके। तो बच्चा जरूर स्कूल जाए, जरूर। सीमा सरानी ये बोल रहे हैं, does each child need a specific plan or there are common strategies for all? अच्छा, इसमें देर आर कॉमनैलिटीज, लेकिन हर बच्चे का प्लान जो है वो बच्चे के हिसाब से स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जैसे अब सेंसरी इश्यूज जो हैं, दिस इज कॉमन। बहुत सारे बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी जो है वो होती है, लेकिन किस बच्चे की
हाइपर या हाइपो सेंसिटिविटी किस चीज से है, दैट इज स्पेसिफिक टू दैट चाइल्ड। तो ओटी के नीड्स इज अ कॉमन थिंग टू हैव, बट व्हाट काइंड ऑफ नीड्स आर देयर फॉर योर चाइल्ड, आपको उस हिसाब से केटर करना पड़ता है। तो हर बच्चे का प्लान जो है वो स्पेसिफिक होता है। There is another comment. वो कहना चाह रही हैं, there are plenty of services for children with autistic spectrum disorder, but the adults have nowhere to go. In a या city like Karachi, we fail to find any such places that work with adults with autistic spectrum disorder on ADLs and vocational and community living skills. बिल्कुल, ये बात सही है। लेकिन कराची में आई थिंक एक इदारा है केवीटीसी, आई एम श्योर आपको पता होगा उसका। केवीटीसी जो है दे आर वर्किंग विद एडल्ट्स आल्सो, उनकी स्किल बिल्डिंग पे और इस तरह से उनको चीज़ें सिखाने में। इस्लामाबाद में भी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये बात आपकी दुरुस्त है, एडल्ट्स के साथ काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन जैसे अब हमने अपने यहाँ पे स्टार्ट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वी आर रनिंग अ पायलट दीज डेज, और इंशाल्लाह ताला वंस वी कंप्लीट दैट पायलट वी आर गोइंग टू बी ओपनिंग इट अप फॉर एडल्ट्स, जहाँ पे के आप उनको स्किल्स या इस चीज़ के ऊपर उनके साथ काम कर सकें। बात सही है, केवीटीसी में वेट बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। उनके पास एक ही वो इदारा है जहाँ पे ये सारे बच्चे आ रहे हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि ऐसी जगह कम है, बहुत कम है। More platforms should come up with services for adults. एक लिखा हुआ है as a school, I don't know what word this is written, लेकिन वो यही पूछा चाहेंगे as a school what level in spectrum could be permitted for normal schooling, like at what observation school could ask parents to move to a different school. Usually, any child with mild support needs can go to a normal school. मसला नहीं होता। आमतौर पे स्कूल्स को जिस चीज से होता है वो ये होता है कि यू नीड टू प्रोवाइड देम विद अ शैडो टीचर या अ टीचर एडी, जो कि उस बच्चे के साथ इनिशियली हो कि द चाइल्ड इज एबल टू ट्रांजिशन टू दिस मेन स्ट्रीम स्कूलिंग। और अगर बच्चे को फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो किसी एक बच्चे को स्पेशल अटेंशन दे, उसको ब्रेक डाउन करके चीज़ें बताए या चीज़ों को उसके लिए स्लो डाउन करके बताए। तो इसलिए स्कूल्स यूजुअली दे आस्क फॉर अ टीचर एडी या शैडो टीचर। तो अगर आपका बच्चा जो है वो वेल रेगुलेटेड है और उसकी सेंसिटिविटी टू पीपल या नॉइज और इन चीज़ों से नहीं है, तो वो एक शैडो टीचर के साथ आराम से नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। और उसके बाद अगर दे गेट सेटल्ड और उनको कोई मसला ना हो तो वो शैडो टीचर भी जा सकती है, एंड दे कैन बी इंडिपेंडेंटली मैनेजिंग देमसेल्व्स। यूजुअली ऐसे मौकों पे इस तरह का स्कूल सिस्टम बेहतर रहता है जहाँ पे स्ट्रेंथ कम, ताकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म ना हो। I think that would. Please show second slide. There's a request, ma'am. Miss Rosina is asking for you to show your second last slide. The second last slide, okay. Let me just share my screen again. You mean this one? Is it this one? No, next. No, no, no. Down, please. Yes. This one? Yes. My Okay. question is, diversity is a fact, inclusion is an act, right? बहुत Yeah. अच्छा इसके अंदर ये मैसेज है मैम। मुझे ये जरा सा थोड़ा सा एलोबरेट करें। मेरे यहाँ पर बहुत सारे हमारे कुलीग्स भी हैं जो कि हमारे सोशल वेलफेयर बोर्ड में भी जो हैं वो मेंबर्स हैं। तो इस स्लाइड को थोड़ा सा आप हमारे लिए एलोबरेट कर दें कि डाइवर्सिटी किस तरह से जो है वो इंक्लूजन के उसमें कर सकती है काम। अच्छा देखिए, डाइवर्सिटी इज अ फैक्ट। डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे जो है ना, दिस इज न्यूरो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऐसे कि हम सब जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। नो वन इंडिविजुअल इज सिमिलर टू अनदर इंडिविजुअल, ऐसा ही है।
तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी, कि न्यूरो डाइवर्सिटी इज एज मच अ फैक्ट जस्ट लाइक डाइवर्सिटी इज अ फैक्ट। दुनिया में जितने डिफरेंसेस हैं, चीजें मुख्तलिफ हैं, दुनिया की ब्यूटी जो है वो भी इसी चीज से है। और हर चीज जो है वो एक दूसरे के साथ एक इंतहाई परफेक्ट बैलेंस में जो है वो चल रही है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इसी तरह से ऑटिस्टिक पॉपुलेशन में या न्यूरो डाइवर्जेंट पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी तो है। अब डाइवर्सिटी तो हो गई, लेकिन अब करना क्या है? इंक्लूजन इज एन एक्ट, दैट इज एन एक्शन दैट यू एंड आई हैव टू टेक। ये बच्चे जो हैं, खास तौर पे ऑटिस्टिक या एडीएचडी जैसे जो बच्चे होते हैं, इनकी इंक्लूजन जो है दैट इज ऑलवेज पैसिव, दैट इज नेवर एक्टिव। क्योंकि ये बच्चे खुद से जाके किसी चीज में शामिल नहीं होते। आपको हमेशा इनके अंदर जाके शामिल होना पड़ता है और फिर इनको अपने अंदर लेके आना पड़ता है। दैट इज अ पैसिव इंक्लूजन। और उस इंक्लूजन के लिए उन्होंने एक्शन नहीं लेना, उसके लिए हमें एक्शन लेना है। So if you are somebody who is working as a welfare organization, as a social worker, as somebody who's a caregiver, or somebody who is just an empathetic individual who wants to help other people, so you have to take an action to include these children in life, in neurotypical society. क्योंकि अब आपका जैसे आज हमारा ये सेशन हो गया, अवेयरनेस तो हो गई, आई एम श्योर आप लोगों को पहले भी होगी, लेकिन आज अगर उस अवेयरनेस में किसी भी किस्म का इजाफा हुआ है तो आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट, कि एक अवेयरनेस आपको आ गई कि ऑटिज्म क्या होता है, हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन, व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? दैट इज न्यूरो डाइवर्सिटी विच इज अ डिफरेंट ब्रेन। हमने उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया कि जी अच्छा ये बच्चा ऑटिस्टिक है, हमें पता है कि इस बच्चे के साथ ये मसला है। एक्सेप्टेंस के बाद आता है एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेस करना जो है, जिसको मैं आई रियली फाइंड इट वेरी लविंग टू एक्सप्लेन इट टू ऑल पेरेंट्स, इज लाइक जैसे मैंने कबूल कर लिया। जैसे होता है ना कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया तो हमने फिर कोई सवाल नहीं उठाया कि अल्लाह क्यों है, कौन है, नजर क्यों नहीं आता, ये क्यों है, वो क्यों है, ये कैसे क्यों हो रहा है। देर आर नो क्वेश्चंस अबाउट इट। आई हैव एम्ब्रेस्ड द फैक्ट दैट माई चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। ठीक है, ये मैंने कबूल कर लिया। अब मैंने उसको इंक्लूड करना। दैट इज what I am going to do. That is what you are going to do. That is not going to happen before you embrace the fact that this child, yeah, this brain is different, and you have to take an action. You have to take a voluntary action. You have to make an effort to include that person. और वो inclusion होगी you going into their world, bringing them back to your world. So that is an act of inclusion that you are going to take. And once you include them, then only they can be integrated in a society. That is what is meant by this slide. थैंक यू एक्सीलेंट सो मैम, मच थैंक यू सो मैम। मच। कुछ और क्वेश्चंस और कमेंट्स है, स्पेशली सीमा सुरानी, आप काइंडली डॉक्टर शगुफ्ता से डायरेक्टली भी रब्ता कर सकती हैं, क्योंकि ये जो वेबिनार है इसका टाइम 4:30 था। इन्होंने ऑलरेडी ग्रेशियसली हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन। इंशाल्लाह ये हम इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे लोगों से। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से सवाल आ रहे, कमेंट्स आ रहे, लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानने का इंटरेस्ट है लोगों में। तो लेकिन हम इससे ज़्यादा टाइम सॉरी पार्टिसिपेंट्स नहीं दे सकते। तो हम सब की तरफ से डॉक्टर शगुफ्ता का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। और तमाम पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया। आप ये नॉलेज अपनी हद तक ना रखें, आप इसको आगे शेयर करें। और इसी तरह से हम मदद कर सकते हैं, स्पेशली पेरेंट्स की। आपने खुद किसी ने कमेंट किया कि लोग इसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, जबकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो जो अभी मैम ने बातें बताई, अगर आप इसको फैलाएंगे 10 बंदों को, 20 बंदों को, तो मैं समझती हूँ इसी तरह से हम इस नॉलेज को फैला सकेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबसे इजाज़त लेंगे। और थैंक यू वेरी मच एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत अच्छा आपका भी सेशन। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी एंड रियली एंजॉयड बीइंग विद यू ऑल। अल्लाह करे कि इससे आप लोगों को थोड़ा फायदा हुआ हो, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल लोगों को भी फायदा पहुंचे इससे। बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, यकीनन हुआ है। तो वानिया क्लोज कर लेते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच जी, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।